स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। एक और आवाज आई, लेकिन वह तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। उसकी शक्ल भी वैसी ही है। उसका खून पानी से भी ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, अगर तुम उसे पहचानते भी नहीं तो भी तुम्हें उसका पक्ष रखना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाहर वाले तुम्हें कैसे देखेंगे? मुझे डर है कि वे तुम्हें एक बेरहम और कृतज्ञ इंसान समझेंगे। रेहान सूर्यवंशी को हॉल से जाते देख मौसी खुशी से चिल्ला उठी, पतिदेव, हमने अर्नव सूर्यवंशी के रहने खाने के खर्चे बंद कर दिए हैं। इस कमीने को आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अकादमी का गेट बंद करके सबके सामने मारपीट करना और फिरौती वसूलना तो दूर, यह अकादमी के बड़े बाबू को भड़काने के बराबर है। मुझे लगता है कि अब इसे निकालने का समय बहुत करीब है। फिर भी अंकल ने सिर हिलाया, तुम बहुत सीधा साधा सोचते हो। अर्नव सूर्यवंशी को निकाला नहीं जाएगा, बल्कि शायद कोई सजा भी ना हो। क्यों? चाची हैरान थीं। चाचा ने नाक भौं सिकोड़ी। झगड़ों और लड़ाइयों को बढ़ावा दिया जाता है जब तक कि उनके कोई गंभीर परिणाम ना हो। क्या इस लड़ाई में कोई छात्र मरा? नहीं। चाची ने बात मानने से इनकार कर दिया। पतिदेव, आपको कैसे पता कि कोई हताहत नहीं हुआ? लड़ाई झगड़े में तो हमेशा हादसे होते रहते हैं। चाचा ने आंखें बंद कर लीं और कुर्सी के पिछले हिस्से पर टिक गए। औरत, तुम सच में बहुत भोली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अकादमी का बुजुर्ग सिर्फ दिखावा कर रहा है? पहरेदारों ने कब से नाटक करना शुरू कर दिया। वे आखिरी वक्त पर आए, इसका मतलब है कि सारा मामला नियंत्रण में था। अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता तो वे बहुत पहले ही दौड़कर आ जाते, आखिरी वक्त पर नहीं। आप कोई संत गुरु नहीं हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। अकादमी छात्रों के बीच झगड़े की मनाही नहीं करती, बल्कि इसके प्रति एक प्रोत्साहनपूर्ण रवैया रखती है। जितने ज्यादा झगड़े होंगे लड़ाई के लिए, उतना ही ज्यादा मददगार होगा। कुछ छात्र लड़ाई के जरिए मजबूत रिश्ते भी बना सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसा नहीं करेंगे, यह तो पहले से ही एक आम बात है। अगर कोई अपनी संतान की तरफ से कोई कार्रवाई करना चाहे तो वह नियमों का उल्लंघन होगा। यह सुनकर मौसी हक्की बक्की रह गईं और उन्होंने असंतुष्ट भाव से कहा, तो फिर अर्नव सूर्यवंशी का कुछ नहीं होगा, जिसने इतनी बड़ी मात्रा में आदिम रत्न लूट लिए। उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में आदिम रत्न होने से उसकी साधना में बहुत मदद मिलेगी। चाचा ने आंखें खोलीं। उनका चेहरा धुंधला सा था। और क्या कर सकते हैं हम? क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं अकेले जाकर उसके सारे प्राचीन पत्थर छीन लूंगा? खैर, यह मामला ऐसा नहीं है जिसका हम फायदा ना उठा सकें। अर्नव सूर्यवंशी का अपने ही भाई रेहान सूर्यवंशी को लूटना और उससे पैसे ऐंठना, यही उसके पतन की कुंजी है। रेहान सूर्यवंशी एक ग्रेट टैलेंट है। वो एक दिन अर्नव सूर्यवंशी से जरूर ज्यादा ताकतवर होगा। हम इस मामले का इस्तेमाल रेहान सूर्यवंशी में फूट डालने और फूट डालने के लिए करेंगे। हम रेहान सूर्यवंशी को अर्नव सूर्यवंशी से दूर अपने फायदे के लिए ले जाएंगे। और इसी के साथ 3 दिन बीत गए। अर्नव सूर्यवंशी द्वारा लूट और जबरन वसूली से जो उपद्रव मचाया गया था, वह न तो फैला और न ही बड़ा हुआ, बल्कि धीरे धीरे शांत हो गया। किसी भी बुजुर्ग ने नियम तोड़कर अर्नव सूर्यवंशी को परेशान करने की कोशिश नहीं की और अकादमी के बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से एक आंख बंद कर ली और एक आंख खोल ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि इस दौरान 2-3 युवा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आदिम रत्नों के छीने जाने की सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अर्नव सूर्यवंशी को चुनौती दी। लेकिन जब अर्नव सूर्यवंशी ने उन्हें आसानी से हरा दिया तो सभी को एहसास हो गया कि अगर उन्होंने मार्शल आर्ट का कड़ा अभ्यास नहीं किया तो वे अर्नव सूर्यवंशी को कभी नहीं हरा पाएंगे। इन किशोरों में मार्शल आर्ट में कठोर प्रशिक्षण के प्रति व्यापक उत्साह देखा गया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बहुत खुश थे।
उन्होंने छात्रों का इतना उत्साही और मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित समूह पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले जब वे पढ़ाते थे तो छात्रों की रुचि कम हो जाती थी, दिन भर जम्हाइयाम लेते रहते थे। लेकिन अभी वे लगातार सलाह लेते रहते थे। उनकी आंखें जोश से भरी रहती थीं। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए आए। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने उत्साहित स्वर में बताया, छात्र अप्रत्याशित उत्साह दिखा रहे हैं और यह बदलाव बहुत बड़ा है। उनमें से सिर्फ अर्नव सूर्यवंशी नाम का एक छात्र ही पहले जैसा आलसी है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य हंसे और उसके कंधे थपथपाए। उन्होंने कहा, यह छात्र जिसकी तुम बात कर रहे हो दूसरे छात्र के परिवर्तन का कारण है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हैरान थे, लेकिन जाहिर है बदलाव इससे कहीं ज्यादा थे। इस घटना के बाद अर्नव सूर्यवंशी निस्संदेह पूरे छात्र समूह का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था। हर कोई उससे दुश्मनी रखता था और वह अलग थलग पड़ गया था। अब कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसका अभिवादन नहीं करता था। युवाओं ने पूरी ताकत झोंक दी, अपनी बुनियादी तकनीकों का निजी तौर पर अभ्यास किया। अपने माता पिता और बड़ों के प्रोत्साहन और प्रेरणा से उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपना सम्मान खुद ही वापस पाना होगा। शांत सतह के नीचे अंतर्धारा उमड़ रही थी। 4 दिन और बीत गए। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने एक बार फिर आदिम पत्थर का भत्ता वितरित किया और अर्नव सूर्यवंशी के लिए कार्य करने का समय फिर से आ गया। अर्नव सूर्यवंशी, एक बार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुम अब भी हमारे प्राचीन पत्थरों को फिर से लूटना चाहते हो? छात्र हैरान और क्रोधित थे, क्योंकि अर्नव सूर्यवंशी ने एक बार फिर उन्हें गेट पर रोक दिया था। अर्नव सूर्यवंशी प्रवेश द्वार के बीचों बीच खड़े थे। उनके हाथ पीठ के पीछे थे, भाव ठंडे और स्वर स्थिर थे। प्रति व्यक्ति एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा और आपको शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अर्नव सूर्यवंशी, तुम्हारी बदमाशी बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई सबसे पहले बाहर आकर गुस्से से गरजे। ओ! अर्नव सूर्यवंशी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। झुनझुनवाला बेई ने मुट्ठियां उठाईं और आगे बढ़े। कुछ घूंसे मारने के बाद वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। झुनझुनवाला बे, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, मुझे देखो। संत राजीव मुंजाल जोर से चिल्लाए और अर्नव सूर्यवंशी की ओर दौड़े। आक्रमण और बचाव के बाद वे झुनझुनवाला बे के नक्शेकदम पर चल पड़े। अर्नव सूर्यवंशी का युद्ध अनुभव उनसे 10,000 गुना ज्यादा था। हालांकि उसने अभी अभी साधना शुरू की थी, फिर भी हर बल का सही इस्तेमाल किया। इस बीच छात्रों के इस समूह ने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की थी। अगर वे एक साथ उस पर टूट पड़ते तो शायद उसे थोड़ी बहुत परेशानी होती, लेकिन जब वे एक एक करके उसे चुनौती देने आए तो यह पहली बार की जबरन वसूली की तुलना में ज्यादा सुकून देने वाला था। 15 मिनट बाद अर्नव सूर्यवंशी एक फूला हुआ पैसों का थैला लेकर इत्मीनान से चला गया और पीछे जमीन पर नौजवानों से भरा एक मैदान छोड़ गया। कुछ बेसुध पड़े थे तो कुछ पेट पकड़े या जांघों को पकड़े कराह रहे थे और चीख रहे थे, भाइयों, अब ऊपर आकर खेत को जल्दी से साफ करने का समय आ गया है। पहरेदार चिल्लाए और सभी दौड़कर वहां पहुंचे। मैंने लगातार 7 दिनों तक बुनियादी मार्शल आर्ट का कड़ा प्रशिक्षण लिया है, लेकिन सोचिए, मैं अर्नव सूर्यवंशी के सिर्फ 2 बार ही झेल पाया और उसके बाद बेहोश हो गया। शर्म की बात है, अक्षम्य शर्म। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने पीड़ा और पछतावे से भरकर कहा। परिवार के बगीचे में उन्होंने लकड़ी की कठपुतली का सामना किया और घूंसे और लातें चलाईं, जिससे गूंजती हुई आवाजें निकल रही थीं। अचानक उसे एक हंसती हुई आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम्हें कठपुतली से इतनी नफरत है? इतनी नाराजगी क्यों? यह जानी पहचानी आवाज सुनकर संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई निश्चिंत हो गए और उनके हमले रुक गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया। बहन, आप वापस आ गईं। उफ हूं। परिवार परिषद ने मुझे एक जांच अभियान पर भेजा था जो 10 दिन से ज्यादा चला। संत मुंजाल सोहम झुनझुनवाला ने हंसते हुए जवाब दिया। वह झुनझुनवाला बेई की सगी बहन थीं, जो दूसरी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की संत गुरु थीं। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें झुनझुनवाला बेई को घूरने लगीं।
भैया, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान क्या हैं? किसने तुम्हें परेशान किया? अरे कुछ नहीं, मैं गलती से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। झुनझुनवाला बेई के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और उन्होंने बहाना बनाया। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन को ऐसी शर्मनाक घटना का पता चले। झुनझुनवाला परिवार के भावी उत्तराधिकारी और परिवार के मुखिया संत दीपक मुंजाल के लाडले पोते के लगातार 2 बार युद्ध में पराजित होने की सच्चाई। लेकिन गनीमत यह थी कि वह अकेले बदकिस्मत नहीं थे, बाकी लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। जहां तक तुम्हारी युद्ध प्रशिक्षण की बात है, यह काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास अभी कोई ऐसा हथियार नहीं है जो तुम्हारी रक्षा को मजबूत करे, इसलिए खुद को मोटे तौलिए से ढक लो। इससे तुम्हारे अंगों को चोट लगने से बचाया जा सकेगा। संत मुंजाल सोहम झुनझुनवाला ने जाने से पहले निर्देश दिया। नमस्ते युवा मिस। सुप्रभात युवा मिस। युवा मिस वापस आ गई हैं। आपका नौकर आपको नमस्कार करता है मिस। संत मुंजाल सोहम झुनझुनवाला ठंडे व्यवहार के साथ जल्दी से चले गए और रास्ते में उन्हें जो भी नौकर मिले, उन्होंने बिना चूके उन्हें झुककर सम्मान दिया। वह अध्ययन कक्ष की ओर चली गईं। बिना किसी पूर्व सूचना के सोहम झुनझुनवाला दरवाजा धक्का देकर अंदर आ गए। कमरे के अंदर संत दीपक मुंजाल उनकी ओर पीठ करके अपनी सुलेख कला का अभ्यास कर रहे थे। तुम वापस आ गए? संत दीपक मुंजाल ने बिना मुड़े सीधे पूछा। आधे महीने की छानबीन के बाद भेड़ियों की मात का क्या हाल है? आपको कैसे पता चला कि यह मैं हूं दादाजी? सोहम झुनझुनवाला थोड़ा चौंक कर बोला। हम पूरे परिवार में सिर्फ तुम ही हो जो बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत रखती हो। मेरी प्यारी पोती तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? संत दीपक मुंजाल ने डांटते हुए कहा। हालांकि उनके चेहरे पर चिंता और गर्मजोशी के भाव थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए सोहम झुनझुनवाला की तरफ देखा। सोहम झुनझुनवाला ने मुंह बनाया। प्यार की बात करें तो आप असल में अपने छोटे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि वो परिवार का भावी मुखिया है, इसलिए आप उसके साथ ज्यादा सख्ती बरतते हैं ताकि दूसरों को आपकी चिंता का एहसास न हो। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादाजी छोटे भाई को पीटा गया था। मैंने उससे पूछा था और उसने झूठ बोला था, इसीलिए मेरे पास आपसे पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। संत दीपक मुंजाल का चेहरा गंभीर हो गया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना ब्रश नीचे रख दिया और बैठ गए। सोहम झुनझुनवाला ने अनिच्छा से बताया, भेड़ियों की मांद लगभग भर चुकी है, इसलिए प्रजनन की वर्तमान गति के अनुसार। हालांकि इस वर्ष कोई प्रकोप नहीं होगा, लेकिन अगले वर्ष हमारे पहाड़ी गांव में निश्चित रूप से भेड़िया ज्वार आएगा। संत दीपक मुंजाल ने फिर पूछा, आमतौर पर हर 3 साल में एक बार प्रकोप होता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उस झुंड में कितने ठंडर क्राउन वुल्फ हैं? करीब 3 बजे। संत दीपक मुंजाल ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। ठंडर क्राउन वॉल्व्स झुंड में सबसे आगे थे और किसी भी प्रकोप के दौरान उनसे निपटना सबसे मुश्किल काम था। 3 कोई बड़ी संख्या नहीं थी, क्योंकि रमेश वर्मा के पहाड़ पर 3 कुल गांव थे। हर गांव एक भेड़िए को संभाल सकता था और प्रकोप का दबाव बहुत कम हो जाता। दादाजी, आपने मुझे मेरे छोटे भाई के मामले के बारे में अभी तक नहीं बताया। सोहम झुनझुनवाला ने फिर पूछा। मुझे लगता है आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे पीटा गया था। पहली बार 7 दिन पहले और दूसरी बार आज। स्कूल के गेट के सामने हुआ और उसे तब तक पीटा गया जब तक वह जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। संत दीपक मुंजाल ने हंसते हुए जवाब दिया। किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे छोटे भाई को हरा सके? सोहम झुनझुनवाला आंखें फाड़े देखता रहा। ये झुनझुनवाला बेई का सहपाठी है, जिसका नाम अर्णव सूर्यवंशी है। वो बहुत अच्छा लड़ता है। संत दीपक मुंजाल हंसते हुए बोले। संत मुंजाल सोहम झुनझुनवाला की आंखें बड़ी हो गईं और वह हैरान होकर बोली, दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वह तो आपका ही खून का पोता है। संत दीपक मुंजाल ने अपनी पोती को गौर से देखा और अर्थपूर्ण स्वर में बोले, सोहम झुनझुनवाला मेरी प्यारी, तुम एक लड़की हो, इसलिए शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी। हार और अपमान ही सुधार के लिए ईंधन का काम करते हैं। असफलता के बिना कोई कभी भी विकसित नहीं हो सकता और एक सच्चा परिपक्व व्यक्ति नहीं बन सकता। झुनझुनवाला बेई हार गए और यह उनकी अपनी असफलता है।
एक बार जब वह जागेंगे तो शिक्षकों से लड़ने के तरीके पूछेंगे। यह एक तरह का सुधार है, और यह सुधार अर्नव सूर्यवंशी की वजह से है, जिसने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया। उनकी बहन होने के नाते अगर आप वाकई परवाह करती हैं और अपने भाई की रक्षा करना चाहती हैं, तो आपको उनके विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अर्नव सूर्यवंशी सिर्फ एक सी ग्रेड प्रतिभा वाला लड़का है, जबकि झुनझुनवाला बेई में बी ग्रेड प्रतिभा है। हमारे समर्थन से वह अर्नव सूर्यवंशी पर हावी होकर उसे अंततः धूल चटा देगा। इस विरोध को झुनझुनवाला बेई पर छोड़ दो। एक औरत के जीवन में उसे एक परिवार और एक प्रेमी की जरूरत होती है, लेकिन एक पुरुष के लिए परिवार जरूरी नहीं है, फिर भी उसे एक प्रतिद्वंद्वी की कमी नहीं खलती। अर्नव सूर्यवंशी से पंगा मत लो, समझ रहे हो? ये नौजवानों के बीच का मामला है। अगर तुम इसमें शामिल हुए तो इसे बदमाशी समझा जाएगा। इस तरह नियम तोड़ने पर हमारे झुनझुनवाला परिवार को नीचा दिखाया जाएगा। सोहम झुनझुनवाला बिना कुछ कहे हाँफने लगे, लेकिन संत दीपक मुंझाल की निगाहों में आकर उन्होंने आखिरकार अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ दादाजी, आपकी पोती समझती है। वह लड़खड़ाते हुए अध्ययन कक्ष से बाहर निकली, लेकिन संत दीपक मुंझाल ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें अशुभ रूप से चमक रही थीं। दादाजी, ये है अपने पोते से प्यार करने का आपका तरीका, और मैं सोहम झुनझुनवाला अपने तरीके अपनाता हूं। सोहम झुनझुनवाला के दिल में तो पहले से ही कुछ और ही चल रहा था। सराय के डाइनिंग रूम में कई मेजें भरी हुई थीं और लोग खाना खा रहे थे, इसलिए माहौल काफी जीवंत था। एक दो वेटर मेजों के बीच तेजी से व्यंजन परोस रहे थे। अर्नव सूर्यवंशी खिड़की के पास वाली मेज पर बैठे थे। उन्होंने कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और खिड़की से बाहर देखते हुए खाने लगे। बाहर देखने पर सूर्यास्त आग की तरह लग रहा था, जो धीरे धीरे जल रहा था। सूर्य का आधा भाग पहले ही अस्त हो चुका था। वह लालसा से धरती की ओर देख रहा था। उसकी आभा सूर्य की अनिच्छा थी। दूर पहाड़ों पर रात का अंधेरा छाने लगा था। आसपास की सड़कें घर लौट रहे लोगों से भरी थीं। कुछ नंगे पांव थे, कुछ कीचड़ में सने किसान थे, कुछ जड़ी बूटियां बीनने वाले थे, कुछ शिकारी पहाड़ी तीतर, जंगली सूअर और दूसरे जानवर पकड़े हुए थे, और कुछ संत गुरु थे। उन्होंने नीली वर्दी पहनी हुई थी, साफ सुथरे और जिंदा दिल दिख रहे थे। सिर पर पट्टी और कमर पर बेल्ट उनके रूप को पूरा कर रही थी। इस बेल्ट का एक विशिष्ट कार्य था। रैंक एक संत मास्टर्स के लिए यह नीली बेल्ट थी। आगे की तरफ एक कांसे की प्लेट थी जिस पर 1 अंक लिखा था। रैंक 2 संत मास्टर्स के लिए उनकी बेल्ट लाल थी और बीच में लगी स्टील की प्लेट पर 2 अंक लिखा था। खिड़की के किनारे बैठे अर्नव सूर्यवंशी ने देखा कि वहां 6-7 प्रथम श्रेणी के संत गुरु थे और उनमें से ज्यादातर युवा थे। एक दूसरे श्रेणी का संत गुरु भी था जो अधेड़ उम्र का था। तीसरे दर्जे के संत गुरु परिवार के बुजुर्ग होते थे। और चौथे दर्जे के संत कुल के मुखिया यानी गांव के स्वामी होते थे। रैंक 5 संत मास्टर्स शायद ही कभी देखे गए थे, और संत मुंझाल कबीले के पूरे इतिहास में केवल पहली पीढ़ी के कबीले प्रमुख और चौथी पीढ़ी के कबीले प्रमुख थे जो इस स्तर तक पहुंचे थे। दरअसल किसी कुल की ताकत का पता लगाना बहुत आसान है। बस गांव में एक जगह ढूंढो, वहां बस जाओ और कुछ घंटों के लिए लोगों को देखो कि वहां कितने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संत गुरु हैं, और तुम उस कुल की ताकत और संपत्ति देख पाओगे। अर्नव सूर्यवंशी अपने 500 वर्षों के संचित ज्ञान से इस निष्कर्ष पर पहुंचे। संत मुंझाल गांव का उदाहरण लेते हुए वहां लगभग 20 लोग सड़कों पर चल रहे थे और उनमें से 6 संत गुरु थे। इन 6 लोगों में से एक के दूसरे दर्जे के संत गुरु होने की 50% संभावना थी। इस ताकत और पूंजी के बल पर संत मुंझाल वंश रमेश वर्मा के पहाड़ के सबसे अच्छे संसाधन वाले स्थानों में से एक पर अपना एकाधिकार जमा लेने में कामयाब रहा, लेकिन वह पहाड़ दक्षिणी सीमा के पूरे क्षेत्र में एक छोटा सा कोना भर था। संत मुंझाल वंश को केवल एक मध्यम निम्न श्रेणी का कबीला ही माना जा सकता था। मैंने अभी अपनी साधना शुरू ही की है और प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण में मेरे पास दक्षिणी सीमा तक घूमने की योग्यता भी नहीं है। दुनिया भर में आगे घूमने के लिए मुझे कम से कम तृतीय श्रेणी की साधना की आवश्यकता है।
अर्नव सूर्यवंशी ने खाना खाते हुए आह भरी। रमेश वर्मा का पर्वत बहुत छोटा था। वह उनकी महत्वाकांक्षाओं को समाहित नहीं कर सका और उन्होंने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। हाँ हाँ संत मुंजाल अर्नव सूर्यवंशी, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आते हुए शरारत से हंसा। हम? अर्नव सूर्यवंशी ने जरा सा मुड़कर देखा तो एक आदमी दिखाई दिया जिसकी त्वचा का रंग पीला और भौहें लटकी हुई थीं, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा और मांसपेशियां मजबूत थीं। वह हाथ जोड़े अर्नव सूर्यवंशी की ओर कई कदम बढ़ा और गर्व से उस युवक को घूरने लगा जो अभी भी खाना खा रहा था, थोड़ी दुश्मनी के भाव से। अर्नव सूर्यवंशी, तुमने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है, पता है? हे तुमने झुनझुनवाला परिवार के हमारे युवा मालिक को मारने की हिम्मत की है और अब हमारी युवा मिस तुमसे हिसाब बराबर करने आई हैं। अधेड़ उम्र का आदमी लगातार हंस रहा था। वह लगातार अर्नव सूर्यवंशी को घूर रहा था और उसे ताक रहा था। उसके मुंह से एक हल्की सी धमकी भरी आभा निकल रही थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरता तो शायद उसके दिल में पहले से ही डर पैदा हो जाता। हालांकि अर्नव सूर्यवंशी ने एक पल के लिए उसे देखने के बाद रुचि खो दी और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। इस आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अदृश्य हो। वह आदमी कौन है? वह तो घर के नौकरों जैसा भेष धारण करता है और कोई संत गुरु नहीं है। उसने युवा गुरु अर्नव सूर्यवंशी से सवाल करने की हिम्मत कैसे की? एक कर्मचारी ने सोचा, जो सराय के कोने में छिप गया। उसे लगा कि मामला बिगड़ सकता है। ये तो बाघ जैसी क्रूरता दिखाने वाली लोमड़ी जैसा है। झुनझुनवाला परिवार का सहारा लेकर ये नौकर एक संत गुरु पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। कोई और नश्वर इंसान होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती। कर्मचारी के बगल में खड़े किसी ने तिरस्कार से कहा। फिर भी एक साधारण मनुष्य होते हुए भी उसमें एक संत गुरु के विरुद्ध हंगामा करने की हिम्मत है। तस्क तस्क, इस तरह का अनुभव वाकई बहुत अच्छा लगता होगा। छी, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक संत गुरु हमेशा ऊंचा और शक्तिशाली होता है। युवा गुरु अर्नव सूर्यवंशी तो बस एक प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण के संत गुरु हैं और उन्होंने अभी अभी अपने प्राणवान संत को निखारा है। अगर वे अभी लड़ें तो शायद वे इस बलवान और बलवान पुरुष का प्रतिद्वंदी न बन पाएं। चलो, बस यही उम्मीद करते हैं कि जब वे बाद में लड़ेंगे तो वे हमारी सराय और फर्नीचर को छोड़ देंगे। कर्मचारी आपस में बातें करते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूर से ही देखते रहे। अरे, अभी भी खाने का मन है। यह देखकर कि वह अर्नव सूर्यवंशी को डराने में कामयाब नहीं हो पाया, उस हट्टे कट्टे अधेड़ आदमी की आंखों में शक की एक लकीर उभर आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? यहां पहले से ही कुछ लोग छोटी मिस को रिपोर्ट कर रहे हैं और वह थोड़ी देर में यहां आ जाएंगी। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम बच नहीं पाओगे। मेरा काम यहां यह सुनिश्चित करना है कि तुम यहीं रहो। बाद में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अर्नव सूर्यवंशी ने उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और खाना खाता रहा। अधेड़ उम्र के नौकर ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे अर्नव सूर्यवंशी में जरा भी घबराहट या सदमे का एहसास नहीं हुआ। इससे उसे लगा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है और उसके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची है। वह 1 दशक से भी ज्यादा समय से झुनझुनवाला परिवार में नौकर था और उसने अपने मालिक का विश्वास जीत लिया था। लंबे समय में उसे स्वाभाविक रूप से संत महात्माओं के बारे में बारीकियां पता चल गईं। प्रथम श्रेणी के संत गुरु मुख्यतः अपने शारीरिक युद्ध कौशल पर निर्भर रहते थे। युद्ध में संत कृमि का महत्व उसकी लड़ाकू शक्ति से ज्यादा उसके निवारक कारक के कारण माना जाता था। वह विशेष रूप से जानते थे कि अर्नव सूर्यवंशी जैसे युवा संत गुरु, जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की थी, उनकी शारीरिक शक्ति एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में बहुत कम थी। अगर नजदीकी युद्ध की नौबत आई तो जिसने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था उसे ज्यादा फायदा होगा। उसी समय अर्नव सूर्यवंशी ने कथित तौर पर केवल मूनलाइट संत को परिष्कृत किया था, इसलिए अधिकतम वह केवल कई मून ब्लेड ही शूट कर पाएंगे।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लंबे समय से एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए वह गहराई से जानता था कि यदि रैंक एक प्रारंभिक चरण संत मास्टर अपने आदिम सार का उपयोग मून ब्लेड को मुक्त करने के लिए करता है, तो यह अधिक से अधिक कई हथेली के आकार के घाव कर सकता है, और यदि यह मानव शरीर को मारने में कामयाब रहा तो सीमित नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को झुनझुनवाला परिवार का समर्थन प्राप्त था, इसलिए जब उसने अर्नव सूर्यवंशी का सामना किया तो उसे कोई डर नहीं था और वह पूरे दिल से अपने आकाओं के सामने अपनी योग्यता दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पुरस्कृत किया जा सके और परिवार के लिए अधिक उपयोगी माना जा सके। यार, तुम सच में हिम्मत वाले हो ना? अधेड़ उम्र के आदमी का स्वर अरुचिकर होता जा रहा था क्योंकि उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली थीं, जिससे उसकी सुडौल और मांसल बाजुएं दिखाई दे रही थीं। उसकी दोनों बाहें बड़ी और जख्मों से भरी थीं। बाहों में मोटी उभरी हुई नसें थीं और वे अर्नव सूर्यवंशी की टांगों से भी मोटी थीं। सराय के कर्मचारी डरे हुए यह सब देख रहे थे और कई ग्राहक पहले ही उठकर बिल चुका रहे थे और संघर्ष की इस भूमि को छोड़कर जा रहे थे। अर्नव सूर्यवंशी मिल गया। अचानक दरवाजे से एक गर्व भरी ऊंची महिला की आवाज आई। सोहम झुनझुनवाला बड़े कदमों से आगे बढ़े और सराय में दाखिल हुए। उनके पीछे परिवार के कई नौकर चाकर थे। उसकी शारीरिक बनावट ठीक ठाक थी, थोड़ी लंबी थी और शरीर के कर्व्स भी सही थे, लेकिन घोड़े जैसा लंबा चेहरा जो झुनझुनवाला वंश से विरासत में मिला जीन था, उसके रूप रंग पर गहरा असर डालता था और इस तरह वह एक मध्यम उच्च श्रेणी की सुंदरता ही थी। हालांकि उसने गहरे नीले रंग की वर्दी पहनी हुई थी और कमर पर एक लाल बेल्ट बांधी हुई थी जिस पर एक चौकोर स्टील की प्लेट लगी थी। उस स्टील की प्लेट पर 2 उकेरा हुआ था। इसके अतिरिक्त वह अभी अभी एक कबीले के मिशन से लौटी थी, इसलिए अभी भी उस कठिनाई के निशान मौजूद थे जिससे वह गुजरी थी। इन सब ने मिलकर उसके आसपास के वातावरण में दबाव और खतरे का एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जो उसे डराने लगा। इस तरह जैसे ही उसने सराय में कदम रखा, उसके आभा मंडल में पूरी जगह शांत हो गई। आपका नौकर आपको नमस्कार करता है, युवा कुमारी। सोहम झुनझुनवाला को देखते ही उस अधेड़ उम्र के आदमी का रुख पूरी तरह बदल गया। उसने आकर्षक मुस्कान देने की कोशिश की और कुछ कदम चलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सोहम झुनझुनवाला का अभिवादन किया। व्यवहार में यह परिवर्तन देखकर सराय में काम करने वाले कर्मचारी आश्चर्य से मुंह खोले देखते रह गए। लंबा और गठीला शरीर उसके विनम्र और विनीत स्वभाव के विपरीत एकदम बेमेल लग रहा था और देखने में मजेदार लग रहा था। लेकिन सराय के कर्मचारी हंसे नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार सोहम झुनझुनवाला के रौब और रुतबे को ही दर्शाता था। सराय के कुछ कर्मचारी अर्नव सूर्यवंशी के लिए चिंतित थे, क्योंकि वह उनका मुख्य ग्राहक था। अगर उसे कुछ हो गया और वह आगे सराय में आने में असमर्थ हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनमें से ज्यादातर लोग मन ही मन अर्नव सूर्यवंशी के आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अगर सचमुच लड़ाई छिड़ गई और सराय की संपत्ति नष्ट हो गई तो और भी बुरा होगा। सोहम झुनझुनवाला ने गिड़गिड़ाते अरविंद सक्सेना की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें अर्नव सूर्यवंशी पर टिकी थीं। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और तल्ख लहजे में बोली, तो तुम हो अर्नव सूर्यवंशी? लगता है बढ़िया खाना खा रहे हो। हे, क्या तुमने कभी नकल सैंडविच खाया है? मैं तुम्हें चखाती हूं, शायद और भी स्वादिष्ट हो। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सोहम झुनझुनवाला ने कोई कदम नहीं उठाया। अर्नव सूर्यवंशी की हरकतें बहुत शांत थीं। अजीब था, क्या उसके कोई गुप्त समर्थक थे जो उसे बचा रहे थे? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आने से पहले देख लिया है। इस अर्नव सूर्यवंशी के तो बस एक चाचा चाची हैं जो उसे नापसंद करते हैं, जबकि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं और उसे उसके चाचा चाची ने घर से भी निकाल दिया था। इसके अलावा उसके पास सिर्फ 80 श्रेणी की प्रतिभा है, तो ऐसे कमजोर युवक का बैकग्राउंड कैसा हो सकता है? सोहम झुनझुनवाला ने मन ही मन सोचा। इसके बावजूद स्थिति अभी भी बहुत अजीब थी। उसे और जांच पड़ताल करनी थी। अर्नव सूर्यवंशी हंसे और सोहम झुनझुनवाला की तरफ देखते हुए बोले,
तुम्हें किसने बताया कि मैं संत मुंजाल अर्णव सूर्यवंशी हूं? सोहम झुनझुनवाला क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अरविंद सक्सेना की ओर देखा। वह अभी अभी खड़ा हुआ था, लेकिन यह देखकर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वह हकलाया और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। स्वामी, आपका सेवक, आपका सेवक। उनके पास अर्णव सूर्यवंशी का चित्र था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अर्णव सूर्यवंशी और रेहान सूर्यवंशी जुड़वां थे, जो लगभग एक जैसे दिखते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस युवक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई डर ही नहीं। यह असल में रेहान सूर्यवंशी है, अर्णव सूर्यवंशी नहीं। सोहम झुनझुनवाला के नौकरों ने मन ही मन अंदाजा लगाया। अर्णव सूर्यवंशी की तुलना रेहान सूर्यवंशी से नहीं की जा सकती। रेहान सूर्यवंशी तो बस एक सी रैंक का अकेला इंसान है, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन रेहान के पास ए रैंक की प्रतिभा है और उसे जागृति समारोह में कबीले के मुखिया के गुट में शामिल किया गया था, और जब तक वह सहजता से आगे बढ़ता है उसका भविष्य उज्ज्वल है। सोहम झुनझुनवाला को अरविंद सक्सेना से उचित जवाब नहीं मिला, जिससे वह और भी ज्यादा हिचकिचाने लगीं। इस समय अर्णव सूर्यवंशी की पहचान सिर्फ होटल के कर्मचारियों को ही पता थी। हालांकि वे किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। अर्णव सूर्यवंशी खाना खाकर तृप्त हो चुका था। वह उठा और सोहम झुनझुनवाला की तरफ हल्के से देखा। अर्णव सूर्यवंशी को ढूंढना है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल के हॉस्टल में ले चलता हूं उसे ढूंढने। अगर मेरे सामने वाला व्यक्ति रेहान सूर्यवंशी है तो मैं उसे नाराज नहीं करना चाहूंगा। हालांकि अगर वह सचमुच अर्णव सूर्यवंशी भी है तो भी मैं इस यात्रा में उसका पूरा ध्यान रखूंगा, ताकि मुझे उसके रेहान सूर्यवंशी होने का कोई डर न रहे। सोहम झुनझुनवाला ने पल भर में अपना मन बना लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल हॉस्टल चलूंगी, तुम्हारे बाद। सोहम झुनझुनवाला ने अपना शरीर घुमाकर अर्णव सूर्यवंशी के लिए जगह बनाई और हाथ बढ़ाकर अर्णव सूर्यवंशी को आगे बढ़ने का इशारा किया। अर्णव सूर्यवंशी बेपरवाही से हंसते हुए आगे बढ़ गए। सोहम झुनझुनवाला भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। उनके नौकर भी पीछे पीछे चल रहे थे। इतने करीब वे अंततः चले गए। भले ही वे लड़ना शुरू कर दें, फिर भी यह हमारे सराय का कोई काम नहीं है। जो कर्मचारी पीछे रह गए थे उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। लोगों का एक समूह स्कूल छात्रावास के पास पहुंचा। रुको, यहीं रुक जाओ, स्कूल के हॉस्टल में सिर्फ हमारे कुल के संत गुरु ही आ जा सकते हैं। दरवाजे पर खड़े 2 गार्डों ने अर्णव सूर्यवंशी, सोहम झुनझुनवाला और उसके साथियों को रोक दिया। बदतमीज, तुम पहचानते नहीं मैं कौन हूं? मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोहम झुनझुनवाला उन दोनों को घूरकर चिल्लाया। हमारी हिम्मत नहीं है। दोनों गार्डों ने जल्दी से इशारा किया। युवा मिस सोहम झुनझुनवाला, यह गार्ड आपका बहुत सम्मान करता है। हालांकि कबीले के नियम तो अटल हैं, तो फिर ये कैसा रहेगा? आप एक नौकर को अंदर ला सकती हैं। हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं। एक बुजुर्ग गार्ड ने विनम्रता से जवाब दिया। सोहम झुनझुनवाला ने चटखारे लिए। उसका मन असंतोष से भरा था, फिर भी कुल के नियमों के आगे उसे उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। झुनझुनवाला परिवार समृद्ध था, इसलिए उनके कई दुश्मन थे। यह मत भूलिए कि झुनझुनवाला परिवार की शाखा के अलावा ठाकुर परिवार से भी उनका मुकाबला था। ठाकुर परिवार के अलावा कुल के मुखिया का गुट भी झुनझुनवाला परिवार पर कब्जा करना चाहता था। तुम सब पीछे रहो, अरविंद सक्सेना मेरे पीछे आएगा। यह सोचकर सोहम झुनझुनवाला ने उसे आदेश दिया। अरविंद सक्सेना ने तुरंत अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ अपनी छाती ऊंची कर ली। इस अवसर के लिए युवा मिस धन्यवाद। चलो जूनियर, सोहम झुनझुनवाला ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्णव सूर्यवंशी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अर्णव सूर्यवंशी बिना घबराए उन्हें अंदर ले गए। वह छात्रावास के दरवाजे तक पहुंचे, ताला खोला और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। फिर वह कमरे में एक कदम बढ़ाकर रुक गया। कमरे में कुछ भी अतिरिक्त नहीं था। सब कुछ साधारण फर्नीचर था और कोई और नहीं था। सोहम झुनझुनवाला दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकने लगे और उनका चेहरा गंभीर हो गया। जूनियर, तुम अपनी बात अच्छे से समझाओ, कमरे में कोई नहीं है।
अर्णव सूर्यवंशी मंद मंद मुस्कुराए। क्या मैं कोई नहीं हूं? सोहम झुनझुनवाला ने अर्णव सूर्यवंशी को घूरा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो उसे अचानक सब समझ आ गया हो। मैं संत मुंजाल सूर्यवंशी बेंद्रे को ढूंढ रहा हूं। अर्णव सूर्यवंशी ने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि मैं संत मुंजाल अर्णव सूर्यवंशी नहीं हूं। हम सोहम झुनझुनवाला ने भौहें चढ़ाईं। फिर उनका गुस्सा लगभग तुरंत फूट पड़ा, क्योंकि उन्हें अचानक समझ आ गया कि उन्हें अर्णव सूर्यवंशी ने बेवकूफ बनाया है। तुम बहुत बहादुर हो कि मुझसे झूठ बोलने की सोच भी रहे हो। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अर्णव सूर्यवंशी को पकड़ लिया। अर्णव सूर्यवंशी अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने सिर उठाया और हंसते हुए कहा, सोहम झुनझुनवाला, तुम इस बारे में सोच लो। सोहम झुनझुनवाला ने अपनी हरकतें रोक दी। वह अभी भी दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसका बढ़ा हुआ हाथ हवा में रुक गया और उसके चेहरे पर झिझक और नाराजगी के भाव दिखाई दे रहे थे। परिवार के अंदर नियम कायदे थे। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा की जाती थी और किसी भी अन्य व्यक्ति को छात्रावास में घुसकर छात्रों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं थी। सोहम झुनझुनवाला बस अर्णव सूर्यवंशी को सबक सिखाना चाहती थी और उसे कष्ट सहने देना चाहती थी। वह नियम तोड़ने की सजा का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहती थी। अगर सिर्फ मैं ही नियम तोड़ूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे परिवार और दादाजी की इज्जत पर भी आंच आए। यह सोचकर सोहम झुनझुनवाला ने अनिच्छा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने घर के अंदर मौजूद अर्णव सूर्यवंशी को अपनी लाल आंखों से देखा। अगर उसकी मौत भरी निगाहें आग में बदल जाईं तो वह अर्णव सूर्यवंशी को पल भर में जलाकर राख कर देगी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अर्णव सूर्यवंशी के पास ले जाऊंगा, और अब तुम उसे यहां पा ही गए। लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। अर्णव सूर्यवंशी ने पीठ पीछे हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराया, दूसरे दर्जे के संत गुरु के दबाव को नजरअंदाज करते हुए बेधड़क सोहम झुनझुनवाला की उग्र निगाहों से आंखें मिलाते हुए। सोहम झुनझुनवाला से बस एक कदम की दूरी थी। एक घर के अंदर खड़ा था और एक बाहर, लेकिन यही दूरी भी उतनी ही दूर हो गई थी जितनी पूरब पश्चिम से। हे अरे अर्णव सूर्यवंशी, तुमने तो कबीले के नियमों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। सोहम झुनझुनवाला ने गुस्से को दबाते हुए एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बदकिस्मती है कि नियमों पर भरोसा करते हुए भी ये तुम्हारे लिए बस समय की बर्बादी ही करेंगे। तुम हमेशा के लिए शयन गृह में नहीं रह सकते। देखती हूं तुम वहां कब तक छिपे रह सकते हो। अर्णव सूर्यवंशी ताजगी से हंसे और सोहम झुनझुनवाला को तिरस्कार से देखा। तो फिर मैं और भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कितनी देर तक परेशान कर सकते हो। अरे बहुत देर हो गई है। मेरे पास सोने के लिए बिस्तर तो है, पर तुम्हारा क्या? अगर मैं कल क्लास में नहीं आया और बड़े लोग पूछताछ करने आ गए तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहूंगा? तुम। सोहम झुनझुनवाला गुस्से से भर उठी। उनकी उंगलियां अर्णव सूर्यवंशी की ओर इशारा कर रही थीं। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थीं। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अंदर आकर तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी? चीख। अर्णव सूर्यवंशी ने हॉस्टल का दरवाजा पूरा खोला। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। उसकी आंखें रसातल की तरह गहरी और स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मानो स्थिति उसकी मुट्ठी में हो। उसने सोहम झुनझुनवाला को चुनौती दी, तो दिखाओ। हे। यह देखकर सोहम झुनझुनवाला शांत हो गए। अर्णव सूर्यवंशी की तरफ देखते हुए उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उकसावे में आ जाऊंगी? अर्णव सूर्यवंशी ने कंधे उचका दिए। वह सोहम झुनझुनवाला के व्यक्तित्व को पहले ही भांप चुके थे। अगर उसने दरवाजा बंद कर दिया होता या आधा भी बंद कर दिया होता तो सोहम झुनझुनवाला के घर में घुसने की कम से कम 50% संभावना होती। लेकिन जब उसने जानबूझकर उसे पूरा खोल दिया तो वह और भी ज्यादा सतर्क और शांत हो गई। इसलिए अब उसके जबरदस्ती अंदर घुसने की कोई संभावना नहीं रही। 500 वर्षों के अनुभव ने उन्हें मानव स्वभाव और उसकी कमजोरियों से पूरी तरह परिचित करा दिया था। उसने शान से मुड़कर सोहम झुनझुनवाला की तरफ अपनी पूरी पीठ कर ली। अगर सोहम झुनझुनवाला अभी वार करता
तो वह उसे एक ही झटके में पकड़ लेती। लेकिन सोहम झुनझुनवाला दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ा रहा मानो कोई अदृश्य पहाड़ उसका रास्ता रोके खड़ा हो। अर्णव सूर्यवंशी के बिस्तर पर बैठ जाने के बाद भी सोहम झुनझुनवाला बस गुस्से से उसे घूरती रही, दांत पीसती रही, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उसने कोई कदम नहीं उठाया। यह मनुष्यों का दयनीय पक्ष है। अर्णव सूर्यवंशी उठकर सोहम झुनझुनवाला को घूरने लगे, जो बाहर एक मूर्ख की तरह दिख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे। कभी कभी लोगों को कार्रवाई करने से रोकने वाली चीजें शारीरिक कठिनाई नहीं होती हैं, बल्कि वे प्रतिबंध होते हैं जो उन्होंने अवचेतन रूप से खुद पर लगाए हैं। साधना स्तरों की तुलना करें तो इस समय अर्णव सूर्यवंशी निश्चित रूप से उसके मुकाबले का नहीं था, लेकिन अपने दूसरे दर्जे के साधना स्तर के बावजूद वह केवल अर्णव सूर्यवंशी को ही देख पा रही थी और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उससे उसकी दूरी बस कुछ ही कदम थी और दरवाजा पूरी तरह खुला था और कोई रुकावट नहीं थी। बस एक ही चीज जो उसे सचमुच रोक रही थी, वह खुद थी। मानवता ने दुनिया को समझने, नियमों को समझने और अंततः उनका उपयोग करने के लिए निरंतर ज्ञान की खोज की। यदि कोई व्यक्ति लगातार नियमों से बंधा रहे और इस प्रकार उसी ज्ञान से प्रतिबंधित हो जिसकी उसे तलाश थी, तो यह परम त्रासदी है। अर्णव सूर्यवंशी ने आंखें बंद करने और अपनी चेतना को आदिम सागर में डूबने देने से पहले सोहम झुनझुनवाला पर एक अंतिम नजर डाली। ये अर्णव सूर्यवंशी मेरे सामने ही खेती करने की हिम्मत कर रहा है, बस अपनी मर्जी से कर रहा है। यह नजारा देखकर सोहम झुनझुनवाला के सीने से झुंझलाहट का भाव फूट पड़ा, जिससे उन्हें खून की उल्टी आने लगी। वह आगे बढ़कर उसे कुछ घूंसे मारना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। सोहम झुनझुनवाला को अचानक अफसोस हुआ। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्हें पीछे न हट पाने की असहजता का एहसास हुआ। वह अब हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे बहुत अपमानित होना पड़ेगा। उसने अपने नौकरों को इस इरादे से इकट्ठा किया कि वे आकर अर्णव सूर्यवंशी को सबक सिखाएं, लेकिन अंत में वही हंसी का पात्र बन गई, विशेषकर तब जब अब एक नौकर उसकी ओर देख रहा था। धिक्कार है, अर्णव सूर्यवंशी तो बहुत ही असहयोगी है, वह बहुत धूर्त है। सोहम झुनझुनवाला ने गुस्से से सोचा और उसे तरह तरह की गालियां देकर उकसाना शुरू कर दिया ताकि उसे कमरे से बाहर निकाल सके। अर्णव सूर्यवंशी, तुम बदमाश हो, अगर तुम मर्द हो तो बाहर आओ। अर्णव सूर्यवंशी, एक मर्द होने के नाते तुम्हें अपनी करने की सजा खुद ही देनी होगी। अब तुम उस कमरे में छिपे हुए कायर बन रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? मुझे अनदेखा करने का नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो बाहर निकल जाओ। तुम कायर रीढ़ विहीन कूड़ा हो। अर्णव सूर्यवंशी ने अपने कान बंद कर ली और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर डांटने के बाद अपना सारा गुस्सा निकालने के बजाय वह और भी चिढ़ गई। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह कोई जोकर या बदतमीज हो। दरवाजा बंद करना तो बहुत ही शर्मनाक था। आह, ये तो मेरी जान ले रहा है। सोहम झुनझुनवाला पागल होने वाला था और उसने आखिरकार अर्णव सूर्यवंशी को उकसाना छोड़ दिया। अर्णव सूर्यवंशी, अभी तो तुम छिप सकते हो, पर मुझसे हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। वह गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए गुस्से से चली गई। जाने से पहले उसने आखिरी आदेश दिया, अरविंद सक्सेना, वहीं खड़े रहो और उसे देखो। मुझे नहीं लगता कि वह घर से बाहर जाएगा। जी मालिक, हट्टे कट्टे नौकर अरविंद सक्सेना ने तेजी से जवाब दिया और सोहम झुनझुनवाला को भेज दिया। मन ही मन उसे बहुत बुरा लग रहा था। पहाड़ पर रात में ठंड और हवा चल रही थी। उसे पूरे समय पहरा देना होगा, ऐसे में उसे आसानी से सर्दी लग जाएगी। यह कोई आसान काम नहीं था। स्विश स्वूश। प्राचीन समुद्र में ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव जारी था। हरे तांबे का आदिम सार पानी की तरह इकट्ठा हो गया, जिससे एक ज्वार की लहर उमड़ पड़ी। अर्णव सूर्यवंशी के मानसिक मार्गदर्शन में लहरें आसपास के छिद्रों की दीवारों पर लगातार टकराती रहीं। प्रथम श्रेणी के संत गुरु के द्वार की दीवारें एक सफेद दीवार जैसी लग रही थीं। इस समय हरे तांबे का आदिम सार उन पर टूट रहा था, जिससे प्रकाश की परछाइयां बन रही थीं, जो एक अवर्णनीय अनुभूति पैदा कर रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया
और हरे तांबे जैसे प्राचीन समुद्र का स्तर धीरे धीरे कम होता गया। मूल 44% से यह घटकर 12% हो गया। यदि कोई संत गुरु अपनी साधना का स्तर बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने आदिम सत्य को छिद्र की दीवारों के रूप में व्यय करना होगा। प्रारंभिक अवस्था के संत गुरुओं की छिद्र भित्तियां प्रकाश अवरोधक होती हैं, जबकि मध्य अवस्था के गुरुओं की छिद्र भित्तियां जल अवरोधक होती हैं और उच्च अवस्था के लिए उनके पास पत्थर अवरोधक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था से मध्य अवस्था तक साधना करने के लिए मुझे प्रकाश अवरोधक को जल अवरोधक छिद्र भित्तियों में विकसित करना होगा। अपनी 500 वर्षों की स्मृतियों के आधार पर अर्णव सूर्यवंशी को साधना के वर्तमान चरणों की पूरी जानकारी थी तथा विधियां भी उनके लिए दिन के समान स्पष्ट थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि रात बहुत हो चुकी थी। अर्धचंद्र रात्रि के आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। चांदनी पानी की तरह शुद्ध चमक रही थी। दरवाजा खुला था और चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे अर्णव सूर्यवंशी को पृथ्वी की एक प्रसिद्ध कविता याद आ गई। एक शांत रात में मैंने अपने सोफे के सामने चांदनी देखी और सोचा कि क्या यह जमीन पर जमी बर्फ नहीं थी। रात को ठंडी हवाएं चल रही थीं। अर्णव सूर्यवंशी में किसी भी प्रकार की गर्मजोशी नहीं थी और मात्र 15 वर्षीय बालक के शरीर के साथ वह थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। पहाड़ पर रात बहुत ठंडी थी। साले, आखिरकार तेरी आंखें खुल गईं। तू कब तक वहां खेती करेगा? निकल जा, तुझे सजा तो मिलेगी ही। तूने हमारी युवा मालकिन झुनझुनवाला बेई को पीटा है, तो बस अब बात है कि युवा मिस तुझे सबक सिखाएंगी। अर्णव सूर्यवंशी को जागता देख दरवाजे पर खड़े अरविंद सक्सेना का हौसला बढ़ गया। अर्णव सूर्यवंशी ने आंखें तिरछी करके देखा। ऐसा लग रहा था कि रैंक 2 की महिला संत मास्टर चली गई हैं। बदमाश, सुना क्या? जल्दी से बाहर आ। तेरे पास रहने के लिए कमरा है और सोने के लिए बिस्तर पर। मुझे तो सारी रात यहीं खड़ा रहना पड़ा। अगर तू जल्दी बाहर नहीं आया तो तुझे नहीं लगता कि मैं अंदर घुस आऊंगा? अर्णव सूर्यवंशी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देखकर अरविंद सक्सेना ने धमकी दी। अर्णव सूर्यवंशी रिमेन्ड अनफेज्ड। साले, बाहर आ और सरेंडर कर दे। तूने झुनझुनवाला परिवार को नाराज कर दिया है। अब से तेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। जल्दी से छोटी मिस से माफी मांग, शायद वो तुझे माफ कर दे। अरविंद सक्सेना डांटता रहा। अर्णव सूर्यवंशी ने एक भी शब्द नहीं सुना। उसने अपने थैले से एक प्राचीन पत्थर निकाला और उसे अपने हाथों में थाम लिया और अंत में अपनी आंखें बंद कर लीं। यह देखकर कि वह साधना जारी रखेगा, अरविंद सक्सेना चिंतित हो गए और भड़क उठे। तुम तो बस सी रैंक के प्रतिभाशाली हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा तुम रैंक 2 के संत गुरु बन सकते हो। साधना में क्या रखा है? तुम अकेले पूरे झुनझुनवाला परिवार के सामने कुछ भी नहीं हो। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मेरी एक भी बात सुनी? एक चीनी कवि त्रिवेदी त्रिपाठी की एक प्रसिद्ध कविता। अर्णव सूर्यवंशी ने उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक साथ कई काम करने लगे। उन्होंने एक साथ उस प्राचीन पत्थर से प्राकृतिक रस को ग्रहण किया और उसके छिद्र का निरीक्षण भी किया। प्राचीन समुद्र का स्तर, जो मूलतः छिद्र के भीतर बहुत तेजी से गिर गया था, प्राकृतिक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह की मदद से धीरे धीरे फिर से ऊपर उठने लगा। इस प्रकार की पुनर्प्राप्ति गति अनिवार्य रूप से धीमी थी, लेकिन अर्णव सूर्यवंशी को कोई जल्दी नहीं थी। खेती का उद्देश्य संचयी होना था। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। वास्तव में जो मामला तत्काल ध्यान में आया वह घर के बाहर काम करने वाला अधेड़ उम्र का नौकर था। आधे घंटे बाद अर्णव सूर्यवंशी का हरा तांबे जैसा प्राचीन समुद्र 84% तक पहुंच गया, जो उसकी अधिकतम क्षमता थी। लेकिन यह अंत नहीं था। इस बिंदु पर आदिम समुद्र ने जेड हरा रंग दिखाया। यह केवल रैंक 1 प्रारंभिक चरण का हरा तांबा आदिम सार था। अर्णव सूर्यवंशी ने पहले जिस आदिम सार का उपयोग छिद्र की दीवार को पोषित करने के लिए किया था, वह अब प्रारंभिक चरण का आदिम सार नहीं था। यह मदिरा कृमि द्वारा परिष्कृत मध्य चरण के आदिम सार में बदल गया था। शराब का कीड़ा। अर्णव सूर्यवंशी के एक विचार से आदिम समुद्र के अंदर का शराब का कीड़ा तुरंत उड़ गया और मध्य हवा में मंडराने लगा। उसका शरीर एक गेंद के आकार में मुड़ गया
जो एक सफेद चावल की गेंद जैसा था। स्वूश। उसके प्रारंभिक चरण के आदिम सार का 10% शराब के कीड़े के शरीर में डाला गया और जल्द ही सार पूरी तरह से उसमें समा गया। इसके तुरंत बाद शराब के कीड़े के शरीर से शराब की धुंध का एक उभार निकला और एक गांठ में इकट्ठा हो गया। एक बार फिर अर्नव सूर्यवंशी ने अपने आदिम सार का 10% इस्तेमाल किया और उसे इस शराब के धुंध में डाल दिया। जब धुंध पूरी तरह से खत्म हो गई तो शुरुआती चरण के आदिम सार का मूल 10% भौतिक रूप से आधा सिकुड़ गया और साथ ही उसका रंग जेड हरे से हल्के हरे रंग में बदल गया। यह मध्य अवस्था का आदिम सार है। अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए सभी सामान्य विद्यार्थी प्रारंभिक चरण के आदिम सत्व का उपयोग करते हैं। हालांकि मैं मध्य चरण के आदिम सत्व का उपयोग करूंगा और इसकी दक्षता उनसे कम दोगुनी होगी। इसी प्रकार जब चंद्र प्रकाश संत को सक्रिय करने और चंद्र ब्लेड फेंकने के लिए मध्य चरण के आदिम सत्व का उपयोग किया जाता है, तो यह प्रारंभिक चरण के आदिम सत्व का उपयोग करके इसे सक्रिय करने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जब आदि समुद्र में समस्त आदिसार मध्य अवस्था के आदिसार में परिवर्तित हो गया, तभी अर्णव सूर्यवंशी ने अपनी आंखें खोलीं। साधना करते समय पलक झपकते ही बीत जाता है और इस समय आधी रात हो चुकी थी। आकाश अब शुद्ध काला नहीं बल्कि गहरे गहरे नीले रंग में बदल गया था। चांद दिखाई नहीं दे रहा था और बस कुछ ही तारे शेष रह गए थे। दरवाजा लगभग पूरी रात खुला रहा और लकड़ी के दरवाजे का एक कोना पहले से ही गीला था तथा पानी के कारण उसका रंग गहरा हो गया था। स्कूल छात्रावास में यह नुकसान था। यह एक साधारण लकड़ी के लॉज की तरह आरामदायक नहीं था जो जमीन से ऊपर बनाया गया था, लेकिन यह सीधे जमीन पर बनाया गया था और इस प्रकार इसमें उच्च आर्द्रता थी। हकीकत में लौटते ही अर्नव सूर्यवंशी की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। इतनी देर तक पालथी मारकर बैठने के बाद उसके दोनों पैर सुन्न हो गए थे। उसने अपनी बंद दाहिनी मुट्ठी खोली और मुट्ठी भर सफेद पत्थर का चूरा बिखेर दिया। यह आदिम पत्थर था जिसका सार पूरी तरह अवशोषित हो चुका था तथा जो कुछ बचा था वह केवल बचा हुआ पाउडर था। एक रात की साधना के बाद मैंने 3 प्राचीन पत्थर खर्च कर दिए थे। अर्नव सूर्यवंशी ने मन ही मन हिसाब लगाया। उसके पास सी श्रेणी की प्रतिभा थी, लेकिन तेज साधना गति प्राप्त करने के लिए उसने अपने आदिम सार को पुनः प्राप्त करने के लिए आदिम पत्थरों का उपयोग किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात थी लिकर वर्म, क्योंकि इसका उपयोग उसके मध्य चरण के आदिम सार को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। इससे उनके प्राचीन पत्थरों का खर्च बहुत बढ़ गया था। हालांकि मैंने कल और भी ढेर सारे आदिम पत्थर लूटे, लेकिन एक रात की साधना में मुझे 3 पत्थर खर्च करने पड़े। इस स्थिति में हालांकि ऐसा लग सकता है कि मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन मेरी वर्तमान साधना गति के साथ ये मुझे लंबे समय तक टिकाए रखने में असमर्थ है। लेकिन साधना गति और दक्षता बनाए रखने के लिए मुझे यही कीमत चुकानी होगी। अर्णव सूर्यवंशी ने फिर से कमरे के बाहर देखा तो देखा कि बलिष्ठ नौकर अरविंद सक्सेना एक कोने में दुबका हुआ था, शरीर को सिकोड़े हुए मानो सो गया हो। लगता है वो दूसरे नंबर की महिला संत मास्टर बहुत पहले ही चली गई हैं। इस अरविंद सक्सेना को मुझ पर नजर रखने के लिए यहां छोड़ गई हैं। हे अर्नव सूर्यवंशी ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और बिस्तर से उतरकर अपने अंगों को कसरत कराने लगे। जब उसका शरीर गर्म हो गया तो वह छात्रावास से बाहर चला गया। बेटे, आखिरकार तुमने बाहर आने का फैसला कर ही लिया, तो कैसा रहेगा? आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ चलकर हमारी युवा मिस को प्रणाम करो और माफी मांगो। अरविंद सक्सेना के कानों में अर्नव सूर्यवंशी के कदमों की आहट पड़ी और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसका मांसल शरीर अर्नव सूर्यवंशी के आकार का लगभग 2 गुना था। उसके शरीर की मांसपेशियां कस गई थीं और भौहें सिकुड़ गई थीं और क्रूर आंखों की एक जोड़ी बुरी रोशनी से चमक रही थी, मानो भूख से तड़प रहा लकड़बग्घा हो। अर्नव सूर्यवंशी भाव शून्य भाव से उसकी ओर बढ़े। यार, तुम्हें पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। अब बाहर आकर क्या तुम्हें पता है कि तुम पर नजर रखने के लिए मुझे कितना कष्ट सहना पड़ा होगा? वह अर्णव सूर्यवंशी के पास आकर हंसा। जाहिर है कि वह कोई खतरनाक योजना बना रहा था। इस समय अर्णव सूर्यवंशी हल्के से चिल्लाया
और एक भयंकर छलांग के साथ उसने दोनों मुट्ठियां अरविंद सक्सेना की ओर तान दी। साले, तू मौत को दावत दे रहा है। अरविंद सक्सेना का चेहरा उसके अंदर बढ़ते गुस्से से विकृत हो गया। उसने अपनी ईंट के आकार की मुट्ठी उठाई और उसने अर्नव सूर्यवंशी की ओर मुक्का मारा। मुट्ठी बहुत शक्तिशाली थी, हवा को चीरती हुई, और हवा की तेज आवाज सुनी जा सकती थी। अर्नव सूर्यवंशी की आंखें शीशे की तरह चमक उठीं। मुक्का पास आता देख वह एक तरफ हट गया और अरविंद सक्सेना की पीठ की ओर मुड़ गया। उंगली बढ़ाकर उसने अरविंद सक्सेना की कमर पर वार किया। अरविंद सक्सेना को उनके पीछे हटे हुए हाथ से रोका गया। अर्नव सूर्यवंशी को स्पष्ट हिट नहीं मिली और अंततः अरविंद सक्सेना के बाएं हाथ पर लगी। अर्नव सूर्यवंशी की उंगली ऐसी महसूस हुई जैसे किसी स्टील की प्लेट से टकरा गई हो। दर्द और सुन्नता। यह अरविंद सक्सेना तो पहले ही किसी भी मनुष्य की शारीरिक क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका है। अभी मैं केवल मूनलाइट संत से ही लड़ सकता हूं, और बिना किसी अन्य संत कृमि के मैं बुनियादी नजदीकी युद्ध में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अर्नव सूर्यवंशी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत हमला छोड़ने का फैसला किया। इसके बजाय वह कुछ कदम पीछे हटा और अरविंद सक्सेना से कुछ दूरी बना ली। संत मुंजाल गांव में केवल संत मुंजाल कुल के लोगों को ही संत गुरु के रूप में साधना करने का अधिकार था। बाहरी लोगों को चाहे उनमें साधना की योग्यता हो या न हो, जागरण समारोह में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये नश्वर लोग शारीरिक युद्ध का प्रशिक्षण ले सकते थे। यहां अरविंद सक्सेना की तरह, हालांकि वे कोई संत गुरु नहीं थे, उन्होंने अपने मुक्कों और किक का कड़ा अभ्यास किया था और उनका मूल कौशल अडिग था। इसके अलावा वे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और इसका मतलब था कि वे एक नश्वर जीवन में अपनी शारीरिक परिपक्वता के चरम पर थे। अर्नव सूर्यवंशी के पास लड़ने के लिए मूनलाइट संत के अलावा सिर्फ एक 15 साल के किशोर जैसा शरीर था। ताकत हो, फुर्ती हो या सहन शक्ति, वह अरविंद सक्सेना का मुकाबला नहीं कर सकता था। अरविंद सक्सेना जैसे मार्शल आर्टिस्ट एक प्रारंभिक स्तर के संत गुरु को भी मार गिराने के लिए पर्याप्त थे। यहां तक कि एक मध्यम स्तर के संत गुरु के लिए भी वे एक निश्चित खतरा बने रहते थे। यह लड़का बहुत चालाक है। यह देखकर कि अर्नव सूर्यवंशी ने उनके बीच कुछ दूरी बना ली है, अरविंद सक्सेना के दिल में घबराहट होने लगी। कमर शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर कोई इसे बलपूर्वक क्षतिग्रस्त कर दे तो नुकसान नगण्य नहीं होता। अगर बल एक सीमा से ज्यादा लगाया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। अरविंद सक्सेना पूरी रात हॉस्टल के बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए उनका शरीर नम वातावरण में घिरा हुआ था, जिससे उनकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। इसलिए पहले किया गया वार लगभग सफल हो गया था। सौभाग्य से, हालांकि वह चाटुकार थे, उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता का कड़ा अभ्यास किया था, इसलिए निर्णायक क्षण में उनके शरीर की सहज प्रतिक्रिया ने उन्हें अर्नव सूर्यवंशी के हमले को बाल रोकने में मदद की। मैं अब और लापरवाह नहीं रह सकता। यह लड़का भेड़िए जैसा व्यवहार करता है, कठोर और धूर्तता से वार करता है, और जब भी मैं जरा भी लापरवाह होता हूं अपनी बात मनवा लेता है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर को इसने 2 बार पटखनी दी। अरविंद सक्सेना ने अपने माथे से पसीना पोंछा और तिरस्कार के सारे निशान मिटा दिए। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से लेने लगा। अगर मैं इस लड़के को पकड़ लूं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। यंग मिस, मुझे जरूर इनाम देंगी। रैंक 1 के शुरुआती चरण का मून ब्लेड ज्यादा से ज्यादा एक छोटे खंजर जैसा ही होता है, इसलिए जब तक ये मेरे शरीर के जरूरी हिस्सों पर नहीं लगता, यह बस एक हल्की बाहरी चोट होगी। यह सोचते ही अरविंद सक्सेना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने फावड़े जैसे हाथ बढ़ाकर उसने अर्नव सूर्यवंशी को पकड़ लिया। बूम बूम बूम। अर्नव सूर्यवंशी ने बिना किसी डर के अरविंद सक्सेना के पास जाकर उनसे करीबी मुकाबला किया। मुक्कों और लातें बरसाईं, बारी बारी से हमला और बचाव किया, और जोरदार टक्कर की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठीं। छात्रों को लूटते समय तो उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ अपनी हथेली का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब अरविंद सक्सेना से भिड़ते समय अर्नव सूर्यवंशी ने पूरी ताकत लगा दी थी। कभी कभी वह अपनी उंगलियों का इस्तेमाल
आंखों पर वार करने के लिए करता, कभी गला दबाता, अपनी हथेली के आधार से जबड़े पर वार करता, अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर के पीछे काटता घुटने का इस्तेमाल करके श्रोणी क्षेत्र पर वार करता या अपने हाथों का इस्तेमाल करके कमर को पकड़ता। अरविंद सक्सेना का पसीना नदी की तरह बह रहा था। अर्नव सूर्यवंशी की सभी चालें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रही थीं। प्रत्येक वार कुटिल और घातक था, जैसे कि वह अरविंद सक्सेना के जीवन को वहीं समाप्त करना चाहता था। अरविंद सक्सेना एक साधारण मनुष्य थे और संत गुरुओं के विपरीत। हालांकि उन्होंने शारीरिक युद्ध में अच्छा प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उनके प्राण शक्तिशाली अंग अभी भी प्राणवान थे। मनुष्य अपनी पलकों को इस्पात जैसा बनाने में असमर्थ थे। यही नश्वर युद्ध कला की सीमा थी। इसके अलावा अरविंद सक्सेना ने अर्नव सूर्यवंशी पर कोई घातक हमला करने की हिम्मत नहीं की। अर्नव सूर्यवंशी संत मुंजाल वंश का था, इसलिए उसकी हत्या से जनता में रोष फैल सकता था और उसे तुरंत फांसी दे दी जाती। दरअसल झुनझुनवाला परिवार ही सबसे पहले उसकी सजा भुगतने वाला था, इसलिए उसका एकमात्र उद्देश्य अर्नव सूर्यवंशी को जिंदा पकड़ना था, और अगर वह उसे पकड़ते समय कष्ट दे पाता तो अच्छा होता। एक पक्ष को आशंका थी तो दूसरे पक्ष की हत्या की मंशा थी। स्थिति यह हो गई कि लड़ाई में अर्नव सूर्यवंशी ने अरविंद सक्सेना को दबा दिया। एक दियाओ जियाओ जुलौ, साधारण लकड़ी का लॉज जो जमीन के ऊपर बनाया गया था। फिलहाल अर्नव सूर्यवंशी का पलड़ा भारी था, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक दूसरे पर वार करते करते वह पहले से ही थकान से हाँफ रहा था। इसके विपरीत अरविंद सक्सेना की सांसें अभी भी सुचारू और लयबद्ध थीं, जो दोनों की सहन शक्ति में भारी अंतर को दर्शा रही थीं। साथ ही जैसे जैसे अरविंद सक्सेना अपने अंगों का अभ्यास कर रहे थे, उनका शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था और उनके मुक्कों की गति भी तेज होती जा रही थी। जिस ठंड के कारण वह सुस्त और सुन्न हो गए थे, उसका असर अब कम हो गया था और दशकों के उनके प्रशिक्षण से प्राप्त असली कौशल का प्रदर्शन हो रहा था। यार, तू मुझे हरा नहीं सकता। कबीले के नियम हैं कि स्कूल के हॉस्टल में तुझे मूनलाइट संत का इस्तेमाल नहीं करना है। तू तो मरा हुआ मांस है, मेरा बंदी बनकर रह जाएगा। अरविंद सक्सेना पागलों की तरह हंसा। उसे लड़ाई का अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए उसने अर्नव सूर्यवंशी के लड़ने के जज्बे को डगमगाने के लिए शब्दों का सहारा लिया। आखिरकार मैं तो अभी किशोर ही हूं और मेरा शरीर जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इस नौकर से तुलना नहीं की जा सकती। अर्नव सूर्यवंशी की मनस्थिति बर्फ की तरह शांत थी। 500 सालों से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को धार देने के बाद उसकी जुझारूपन में कोई कमी नहीं आ सकती थी। चांदनी संत, उसने मन ही मन पुकारा, अपने आदिम सार को सक्रिय किया और साथ ही अरविंद सक्सेना से दूर हटने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाई। अरविंद सक्सेना उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन अचानक उसने अर्नव सूर्यवंशी की हथेली से एक पानी जैसी नीली रोशनी निकलती देखी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, छोड़ो, तुम स्कूल के हॉस्टल में लड़ने के लिए संत कीड़ा इस्तेमाल कर रहे हो। यह कबीले के नियमों के खिलाफ है। तो क्या हुआ अगर मैं नियम तोड़ दूं? अर्नव सूर्यवंशी ने व्यंग्य किया। उसने कबीले के नियम सीखे थे और उन्हें रट लिया था, लेकिन यह सिर्फ उनका पालन करने के लिए नहीं था। फौरन उसकी हथेली अरविंद सक्सेना की ओर एक चाप में मुड़ गई। एक चिंग की आवाज के साथ नीला चांदनी वाला तीर अरविंद सक्सेना के चेहरे की ओर उड़ गया। अरविंद सक्सेना ने दांत पीसते हुए अपने चेहरे को दोनों बाहों से ढक लिया, मानो एक सुरक्षा कवच बन गया हो। साथ ही वह बिना रुके अर्नव सूर्यवंशी की ओर दौड़ पड़ा। इस हमले को सहते हुए युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की योजना बना रहा था। चांदनी उसकी बांह पर लगी। एक चटक सी आवाज के साथ चांदनी में उसका मांस और खून बह निकला और अरविंद सक्सेना की नसों में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। बेपरवाह वह आदमी दर्द से लगभग बेहोश हो गया। ये कैसे हो सकता है? अर्नव सूर्यवंशी की ओर उसकी दौड़ रुक गई और उसे डर के मारे पता चला कि उसके दोनों हाथ पैर गहरे जख्म से कट गए थे। जख्म और बगल से ताजा खून बह रहा था, जबकि उसके शरीर के चारों ओर खून से सनी मांसपेशियां लटकी हुई दिखाई दे रही थीं।
यहां तक कि बांह की टूटी हुई सफेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। अरविंद सक्सेना के होश उड़ गए। यह नामुमकिन है। एक रैंक, एक शुरुआती स्टेज का मूना ब्लेड ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को हल्का सा घायल कर सकता है। यह मेरी हड्डियों को कैसे काट सकता है? सिर्फ एक रैंक, एक मिडिल स्टेज ही ऐसा कर सकता है। उसे कुछ पता नहीं था। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक स्तर के संत गुरु थे, लेकिन मदिरा के कीड़ों के शोधन के कारण उनमें प्रथम श्रेणी का मध्य स्तर का आदिम सार आ गया था। मध्य चरण के आदिम सार का उपयोग करके सक्रिय किए गए चंद्र प्रकाश संत ने प्रारंभिक चरण की तुलना में कहीं अधिक बेहतर चंद्र ब्लेड उत्सर्जित किया, जिसकी उन्होंने मूल रूप से भविष्यवाणी की थी। ये तो बहुत बुरा है, ये लड़का अजीब है। अरविंद सक्सेना, जो अचानक से अचानक पकड़ा गया था, पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसका लड़ने का जोश खत्म हो चुका था और उसने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया। क्या तुम भागने में सक्षम हो? अर्णव सूर्यवंशी ने ठंडी मुस्कान के साथ पीछा करना शुरू किया। उसके हाथों में मौजूद चंद्र ब्लेड लगातार गोलियां चला रहे थे। मुझे बचाओ! अरविंद सक्सेना भागते हुए डर के मारे चिल्लाया। उसकी आवाज स्कूल हॉस्टल से दूर तक गई। क्या हो रहा है? कोई मदद मांग रहा है? आवाज सुनकर पास खड़े स्कूल हॉस्टल के गार्ड सतर्क हो गए। यह झुनझुनवाला परिवार की युवा कुमारी सोहम झुनझुनवाला का नौकर है। पीछा करने का दृश्य देखकर वहां पहुंचे पहरेदार वहीं रुक गए। यह तो केवल एक नौकर है, हमें इसकी रक्षा करने का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें यहां रहने देना झुनझुनवाला परिवार के प्रति पहले से ही एक एहसान था। हमें अभी भी सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह हताशा में अर्णव सूर्यवंशी को चोट पहुंचा दे। सभी चिंतित गार्ड चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी अरविंद सक्सेना की मदद नहीं की। वे केवल किनारे से देखते रहे। यह नौकर अरविंद सक्सेना अगर मर भी गया तो भी उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर अर्णव सूर्यवंशी मर गया या उसे चोट लगी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। यह दृश्य देखकर अरविंद सक्सेना हताश हो गए और दुखी होकर चिल्लाए, हम सब बाहरी हैं, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसका रक्तस्राव अधिक गंभीर होता जा रहा था तथा उसकी गति कम हो गई थी। अर्णव सूर्यवंशी ने उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने अरविंद सक्सेना की मौत की सजा सुनाते हुए कहा, आगे बढ़ो और चिल्लाओ, चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए उसके हाथ में लगा ब्लेड घूम गया और उसने अरविंद सक्सेना की ओर 2 मूना ब्लेड चला दिए। स्वूश स्वूश! चांद की पत्तियां अरविंद सक्सेना की गर्दन की ओर उड़ीं। नौकर ने सारी उम्मीद खो दी, मानो रसातल में एक कदम दूर। अगले ही पल उसे लगा कि उसकी दुनिया घूम रही है। उसने वास्तव में अपने पैर, छाती, पीठ और कटी हुई गर्दन देखी। इसके बाद पूर्ण अंधकार उसका इंतजार कर रहा था। अरविंद सक्सेना की मृत्यु हो गई थी। 2 चंद्र ब्लेडों से उसका सिर कट गया, टक्कर से उसका सिर उड़ गया, उसका शरीर गिरने से पहले 10 मीटर पीछे धकेला गया। गर्दन के आसपास से ताजा खून का फव्वारा निकला, जिससे आसपास की घास खून से लाल हो गई। हत्या! अर्णव सूर्यवंशी किल्ड समवन। पहरेदार चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी थी और उनके पूरे शरीर में गहरी घबराहट और दहशत दौड़ गई। अर्णव सूर्यवंशी तो बस एक कमजोर 15 साल का किशोर था, लेकिन उसने बिना किसी भाव के एक मजबूत इंसान की हत्या कर दी। ये थी एक संत गुरु की शक्ति। जीत तय हो चुकी थी। अर्णव सूर्यवंशी के कदम धीमे हुए और वह धीरे धीरे लाश की ओर बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, मानो उसने कुछ भी असामान्य न किया हो। इस भाव से पहरेदारों की रीढ़ में और भी सिहरन दौड़ गई। अरविंद सक्सेना का सिर जमीन पर पड़ा था, उनकी दोनों आंखें खुली हुई थीं और वे कब्र में करवटें बदल रहे थे। अर्णव सूर्यवंशी ने ठंडी निगाहों से देखा। उसने अपना पैर उठाया और सिर उड़ा दिया। पहरेदारों की पलकें झपक गईं। अर्णव सूर्यवंशी लाश के पास गए और पाया कि वह अभी भी हिल रही थी। खून जमीन पर फैल गया था, जिससे एक छोटा सा खूनी गड्ढा बन गया था। उन्होंने गंभीर भाव से अरविंद सक्सेना की चोटों को देखा। ये चोटें इतनी गहरी थीं कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो गया कि उनमें मध्य अवस्था का आदिम सार था।
एक बार जब यह उजागर हो गया तो यह तुरंत निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उसे शराब की लत थी और इसके साथ ही परिवार स्वाभाविक रूप से फूल शराब भिक्षु के बारे में सोचेगा। इस प्रकार अर्नव सूर्यवंशी को यह रहस्य छिपाना पड़ा। लेकिन वहां तो बहुत सारे दर्शक हैं। अर्नव सूर्यवंशी की नजर पास के पहरेदारों पर पड़ी। वे 10 से ज्यादा थे। उसके पास 10% से भी कम आदिम सत्व बचा था, इसीलिए उन सबको मारना संभव नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद अर्नव सूर्यवंशी नीचे झुका और अरविंद सक्सेना का टखना उठाकर लाश को घसीटता हुआ ले गया। युवा मास्टर अर्नव सूर्यवंशी, आप यह काम हम पर छोड़ सकते हैं। पहरेदारों ने अपने डर पर काबू पाया और अर्नव सूर्यवंशी के पास आकर विनम्रता से बोले। सम्मान और विनम्रता में स्पष्ट भय का भाव था। अर्नव सूर्यवंशी ने चुपचाप गार्डों की ओर देखा और वे सभी अपनी सांसें रोककर नीचे देख रहे थे। मुझे कृपाण दे दो, उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से कहा। अपने भाषण में उन्होंने अधिकार के साथ निर्विवाद दबाव डाला। उसके सबसे निकट खड़े गार्ड ने अनियंत्रित होकर उसकी कमर पर बंधी तलवार उसे थमा दी। अर्नव सूर्यवंशी ने तलवार संभाली और चलते रहे। पीछे 1 दर्जन स्तब्ध गार्ड उनकी ओर देखते रह गए। सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ और प्रकाश की पहली किरण पर्वत शिखर पर चमकी, जिससे स्कूल का छात्रावास प्रकाशित हो गया। 15 वर्षीय अर्नव सूर्यवंशी, एक किशोर जैसा दुबला पतला शरीर तथा उसकी त्वचा पर पीलापन। सूर्योदय के समय वह आराम से टहल रहा था। उसके बाएं हाथ में एक चमकदार कृपाण थी। उसके दाहिने हाथ में एक सिरविहीन लाश थी। उसके रास्ते में सड़क पर चमकीले लाल खून के निशान बने हुए थे। भयावह दृश्य के कारण गार्ड अचंभित थे, उनके शरीर अकड़ गए थे। यहां तक कि जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती थी तब भी उन्हें गर्मी और रोशनी का एहसास नहीं होता था। गल्प। उनमें से किसी ने जोर से अपनी लार निगल ली। क्या तुम लोगों ने सुना? अर्नव सूर्यवंशी ने किसी को मार डाला। एक छात्र ने अपने साथ बैठे अपने सहपाठी से फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने भी सुना है, उसने सचमुच किसी को मार डाला। सहपाठी ने पीला चेहरा लिए अपनी छाती भींच ली। वहां कई गार्ड थे जिन्होंने उसे ऐसा करते देखा। अर्नव सूर्यवंशी उस आदमी का पीछा कर रहा था। उस आदमी ने दया की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन अर्नव सूर्यवंशी ने उसकी एक न सुनी और तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यही सब नहीं है। उसे मारने के बाद अर्नव सूर्यवंशी ने उसकी सिर कटी लाश को भी नहीं छोड़ा। वह उसे घसीटकर हॉस्टल ले गया और उसे मांस के टुकड़ों में काट डाला। क्या तुम सच में हो? मैं यकीन से परे गंभीर हूं। मैं आज सुबह जल्दी आया था और मैं अभी भी हरी चट्टान की दरारों के बीच खून के धब्बे देख सकता था। अरे यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? इससे पहले अकादमी के बड़े साहब ने इसी मामले में अर्नव सूर्यवंशी को बुलाया था। अकादमी में युवा वर्ग कक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा था और अपनी छोटी मोटी बातचीत में व्यस्त था। 15 वर्ष के बच्चों के इस समूह के लिए हत्या की अवधारणा बहुत विदेशी और डरावनी थी। वे छोटी उम्र से ही कबीले के संरक्षण में थे और उन्हें संगठित लड़ाई या केवल मुर्गियों और कुत्तों को मारने का ही अनुभव था। जहां तक किसी व्यक्ति की हत्या का सवाल है, यह अभी भी उनकी पहुंच से बाहर था। अर्नव सूर्यवंशी ने किसे मारा? मैंने सुना है कि वह झुनझुनवाला शाखा परिवार का एक पारिवारिक नौकर था। हाँ, मैं इस मामले में सबसे स्पष्ट हूं। कल मैंने खुद झुनझुनवाला परिवार के सोहम झुनझुनवाला को अर्नव सूर्यवंशी के साथ परेशानी पैदा करने के लिए परिवार के नौकरों का एक समूह लाते देखा। झुनझुनवाला परिवार यह ठीक नहीं है। झुनझुनवाला बेई अब मुसीबत में है। कई युवा संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई की ओर देखने लगे। झुनझुनवाला बेई अपनी सीट पर पीला चेहरा लिए बैठे थे। उन्होंने आज सुबह ही अर्नव सूर्यवंशी द्वारा किसी की हत्या की खबर सुनी थी। इसके अलावा झुनझुनवाला बेई अरविंद सक्सेना से परिचित थे। परिवार के सबसे ऊर्जावान नौकरों में से एक होने के नाते अरविंद सक्सेना चाटुकारिता में माहिर थे और उन्होंने अपनी लड़ाई के कौशल में भी खूब मेहनत की थी। वह एक कुशल नौकर थे। अरसा पहले अरविंद सक्सेना ने झुनझुनवाला बेई से थोड़ी बहस भी की थी। सोचिए, उसे तो अर्नव सूर्यवंशी ने ही मार डाला था। ठीक इसी वजह से झुनझुनवाला बेई को आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास से भर गए और दूसरों की तुलना में उन्हें 2 गुना सदमा लगा। हालांकि अपने सदमे की तुलना में उन्हें चिंता
और भय का एहसास ज्यादा था। अर्नव सूर्यवंशी जैसे हत्यारे का सामना करते हुए झुंझुनवाला बेई अगर ये कहें कि उन्हें डर नहीं लगा तो ये झूठ होगा। दरअसल सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि बाकी नौजवानों को भी डर था। जब अर्नव सूर्यवंशी ने पहले भी 2 बार उन्हें लूटा था तो सभी ने उसके साथ हाथापाई की थी। मैंने सचमुच इतने निर्दयी हत्यारे से लड़ाई लड़ी? सोचो, मैं सचमुच जिंदा हूं। उनमें से कई लोगों ने अपनी छाती थपथपाई। उनके मन में एक गहरा डर था। अर्नव सूर्यवंशी द्वारा किसी की हत्या करना अभी भी कुछ हद तक स्वीकार्य था, लेकिन मूल बात यह थी कि उसने शव को चीर डाला और मांस के टुकड़े कर दिए। यह तो बहुत क्रूर था। इस भयावह अपराध की सच्चाई ने सभी युवाओं के शुद्ध और मासूम मन पर गहरा प्रभाव डाला। कमरे के अंदर केवल अकादमी के बुजुर्ग और अर्नव सूर्यवंशी ही थे। अकादमी के बुजुर्ग बैठे रहे जबकि अर्नव सूर्यवंशी खड़े रहे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने चुपचाप अर्नव सूर्यवंशी की ओर देखा और उनकी आंखों में जटिलता की झलक दिखाई दी। सुबह सुबह गार्डों ने उसे अर्नव सूर्यवंशी की हत्या की खबर दी थी। इस खबर ने उसे सदमे और संदेह दोनों में डाल दिया था। वह रैंक 3 के संत मास्टर थे और अकादमी के प्रभारी थे। उन्हें रैंक 1 के प्रारंभिक चरण के संत मास्टर की युद्ध क्षमता का स्पष्ट ज्ञान था। अर्नव सूर्यवंशी द्वारा अरविंद सक्सेना को मार पाना ऐसा था जैसे कमजोर ने ताकतवर को हरा दिया हो। सच तो यह है कि कुछ गार्डों ने उन्हें पहले ही खबर दे दी थी कि सोहम झुंझुनवाला ने पिछली रात अकादमी में घुसकर अर्नव सूर्यवंशी को फंसा लिया था। उस समय उन्होंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया था और न ही उन्हें रोका था। वह अकादमी का एल्डर था। उसका उद्देश्य भावी संत गुरुओं का पोषण करना था, उनकी रक्षा करना नहीं। जब तक छात्रों में कोई मृत्यु नहीं होती, वह छिपे हुए संघर्षों को बढ़ावा देता रहा। सोहम झुंझुनवाला का अर्नव सूर्यवंशी से पंगा लेना उसे बहुत अच्छा लगा। एक तो वह जानता था कि लड़ाई हारे या जीते, यह अर्नव सूर्यवंशी के विकास के लिए फायदेमंद ही होगा। दूसरे, वह अर्नव सूर्यवंशी के प्रभाव को दबाना चाहता था। अर्नव सूर्यवंशी ने लगातार अकादमी के गेट बंद कर दिए थे और दूसरे छात्रों को लूटा था। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। उसे दबाना जरूरी था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सोहम झुंझुनवाला बेकार लौट आएंगे और परिवार का नौकर जिसे वह पीछे छोड़ गए थे, अर्नव सूर्यवंशी को हरा नहीं पाएंगे। अरविंद सक्सेना ने भी उनके हाथों हत्या कर दी। इस दुनिया में ताकत सबसे ऊपर थी। किसी की हत्या करना कोई अनोखी बात नहीं थी। खासकर एक संत गुरु के लिए यह बहुत आम बात थी। लेकिन जब यह 15 साल के बच्चे की पहली हत्या थी तो यह इतना आसान नहीं था। अकादमी के बुजुर्ग को अपनी पहली हत्या का दृश्य साफ साफ याद था। उस समय वह पहले से ही दूसरे दर्जे के संत गुरु थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने त्रिपाठी वंश के गांव के एक संत गुरु को एक संघर्ष में मार डाला था। उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगीं और उसका दिल घबरा गया। कुछ दिनों तक उसका खाने का मन नहीं हुआ, भूख भी नहीं लगी। उसे नींद में भी चैन नहीं मिल रहा था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे मृत व्यक्ति गुस्से से घूरता हुआ दिखाई देता। लेकिन अब अर्नव सूर्यवंशी को देखकर उसका चेहरा बर्फ की तरह शांत था। घबराहट कहाँ थी? और हां, उसे कोई बेचैनी भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात उसे अच्छी नींद आई हो, मानो किसी इंसान को मारने वाला वो था ही नहीं। खासकर जब अकादमी के बड़े साहब को इस मामले के बारे में और पता चला। अर्नव सूर्यवंशी ने नौकर की हत्या करने के बाद लाश को भी नहीं छोड़ा, बल्कि गुस्से में उसे घसीटकर छात्रावास में ले गया और मांस के टुकड़े कर दिए। इतने क्रूर तरीके जिनके बारे में सुनकर भी एक तरह का डर लगता था। इस प्रकार इस बिंदु पर अकादमी के बुजुर्ग ने जटिल भावनाओं के साथ अर्नव सूर्यवंशी को देखा। एक ओर वह अर्नव सूर्यवंशी की जीवन के प्रति उदासीनता पर चकित था। उसका रवैया स्थिर और बर्फ जैसा ठंडा था। दूसरी ओर वह इस बात की सराहना भी कर रहा था कि अर्नव सूर्यवंशी जन्मजात युद्ध प्रेमी था। कुछ दिनों तक मूनलाइट संत से परिचित होने के बाद वह इससे किसी को मारने में कामयाब हो गया था। एक साधारण किशोर
यहां तक कि ए ग्रेड प्रतिभावान भी ऐसा नहीं कर पाता। यह युद्ध की प्रतिभा थी। अगर उसे अच्छी तरह से पाला पोसा जाए और वह अपने कुल के लिए लड़े तो यह सभी दुश्मनों के लिए दुःस्वप्न बन जाएगा। अंततः वह चिंतित और व्यथित हो गया। चिंता इसलिए क्योंकि इस घटना के बाद अर्नव सूर्यवंशी की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़नी थी और उसे दबाना नामुमकिन था। अर्नव सूर्यवंशी बहुत ही दुस्साहसी था। उसने अकादमी में अपने संत का इस्तेमाल करके न सिर्फ कबीले के नियमों का उल्लंघन किया बल्कि उससे किसी की हत्या भी कर दी। उसके प्रभाव को दबाना जरूरी था, वरना एल्डर इस अकादमी को कैसे संभाल पाता। परेशानी इसलिए थी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। आखिरकार मामला झुनझुनवाला परिवार का था। अर्नव सूर्यवंशी, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ने के लिए गंभीर और गहरी आवाज में कहा। मुझे पता है, अर्नव सूर्यवंशी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैंने अकादमी में मूनलाइट संत का इस्तेमाल किया था, जो कबीले के नियमों का उल्लंघन था। नियमों के अनुसार, चूंकि यह मेरा पहला अपराध है, मुझे सजा के तौर पर 30 आदिम पत्थरों के टुकड़े देने चाहिए। उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु को टाल दिया और अरविंद सक्सेना की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया। अकादमी के बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्नव सूर्यवंशी ऐसा जवाब देंगे। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेरे सामने चीजों को धुंधला करने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे पूछता हूं, अरविंद सक्सेना की मौत का क्या मामला था? अर्नव सूर्यवंशी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस अरविंद सक्सेना ने अपने वरिष्ठों के विरुद्ध जाकर काम किया। इसके इरादे खतरनाक थे। कल रात इसने न सिर्फ मेरे कमरे का दरवाजा बंद किया बल्कि मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। आत्मरक्षा में मुझे मजबूरन मूनलाइट संत का इस्तेमाल करना पड़ा। सौभाग्य से मैं इस गद्दार को मारने में कामयाब रहा। मुझे शक है कि यह दूसरे पहाड़ी गांवों का जासूस हो सकता है। मैं अपने वरिष्ठों से विनती करता हूं कि इसकी पूरी जांच करें। यह सुनकर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के माथे पर बल पड़ गए और उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहे। अब जब अरविंद सक्सेना मर चुका था, अर्नव सूर्यवंशी जो चाहे कह सकता था। आखिर अरविंद सक्सेना तो बस एक बाहरी व्यक्ति था, कबीले का सदस्य नहीं। अगर वह मर भी जाता तो अकादमी के मुखिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वह झुनझुनवाला परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित था। अरविंद सक्सेना उनका नौकर था और उसकी मृत्यु अकादमी में ही हुई थी। अकादमी के मुखिया अकादमी के प्रभारी थे और उन्हें झुनझुनवाला परिवार को स्पष्टीकरण देना था। कुछ देर सोचने के बाद अकादमी के बुजुर्ग ने अर्नव सूर्यवंशी को घूरते हुए पूछा, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि अरविंद सक्सेना की लाश के साथ आपने क्या किया? अर्नव सूर्यवंशी के होंठ मुड़ गए। एक क्रूर मुस्कान फैल गई। मैंने अरविंद सक्सेना की लाश के टुकड़े करके एक लकड़ी के बक्से में रख दिए। सुबह होने पर मैंने उसे झुनझुनवाला परिवार के पिछले दरवाजे पर रख दिया। क्या? अकादमी का बुजुर्ग इतना स्तब्ध था कि उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। वह अपनी सीट से उछल पड़ा। अर्नव सूर्यवंशी ने न सिर्फ उनके पारिवारिक नौकर की हत्या की बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके झुनझुनवाला परिवार के पिछले दरवाजे पर रख दिए। यह सरासर उकसावे की कार्रवाई थी। अकादमी के उस बुजुर्ग के लिए जो इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, यह एक वास्तविक दुःस्वप्न था। अर्नव सूर्यवंशी तो एक छोटे से प्रथम श्रेणी के संत मास्टर थे। बड़े झुनझुनवाला परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह सोचकर अकादमी के बड़े बाबू का सिर चकरा गया, क्योंकि मामला उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। यह अर्नव सूर्यवंशी सचमुच एक उपद्रवी था। अरे जब हो ही गया है तो अब और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। पहले यहां से चले जाओ, सजा तो कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। अकादमी का बुजुर्ग बहुत परेशान था। उसने हाथ हिलाकर अर्नव सूर्यवंशी को जाने का इशारा किया। उसे शांति से इस पर विचार करके कोई हल निकालना था। इस बीच झुनझुनवाला परिवार में तुम्हें मेरी क्या हिदायत थी? देखो तुमने क्या किया। अध्ययन कक्ष में संत दीपक मुंजाल ने गुस्से से मेज पर जोर से पटक दिया।
सोहम झुनझुनवाला उस बूढ़े आदमी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भरी थीं। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि अरविंद सक्सेना की हत्या अर्नव सूर्यवंशी ने कर दी है। वह 15 वर्षीय किशोर यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उसके पास ऐसे तरीके और दृढ़ संकल्प थे। अरविंद सक्सेना अपने झुनझुनवाला परिवार का गौरवशाली सेवक था और अर्नव सूर्यवंशी द्वारा उसकी हत्या करना उनके प्रति अनादर का स्पष्ट प्रदर्शन था। दादाजी, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये अरविंद सक्सेना तो सिर्फ नौकर था, इसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये संत मुंजाल वंश का सदस्य नहीं है, लेकिन वो अर्नव सूर्यवंशी, वो तो बहुत दुस्साहसी है। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना चाहिए। उसने न सिर्फ हमारे कुत्ते को मारा बल्कि उसे पीट पीट कर मार भी डाला। सोहम झुनझुनवाला ने गुस्से से कहा। संत दीपक मुंजाल ने गुस्से से कहा, अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है तुम्हारी? क्या तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि तुम मेरी बात भी दिल पर नहीं लेते? हम मैंने तुम्हें पहले जो बताया था तुम सब भूल गए हो। तुम्हारी पोती की हिम्मत नहीं है। सोहम झुनझुनवाला चौंक कर उछल पड़ी। अब उसे पता चल गया था कि उसके दादाजी सचमुच गुस्से में हैं और वह झट से घुटनों के बल बैठ गई। संत दीपक मुंजाल ने खिड़की से बाहर उंगली उठाकर डांटा, वो नौकर मर गया तो क्या हुआ, पर अब भी अर्नव सूर्यवंशी से दुश्मनी दिखा रहे हो। ये तुम्हारी अदूरदर्शिता और अज्ञानता का नतीजा है। तुम्हें अपनी करनी का मतलब पता है? छोटों का झगड़ा उनका अपना मामला है। बड़ों के नाते हमें दखल नहीं देना चाहिए, ये नियम है। अब तुम अर्नव सूर्यवंशी से पंगा लेने चले हो तो इसका मतलब है कि तुम नियम तोड़ रहे हो। पता नहीं कितने लोग हमारे झुनझुनवाला परिवार की इस बदनामी को देख रहे होंगे। दादाजी, कृपया शांत हो जाइए। क्रोध आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यह सोहम झुनझुनवाला की गलती है। मैंने झुनझुनवाला परिवार पर बोझ डाला। दादाजी, सोहम झुनझुनवाला को जो भी करने के लिए कहेंगे सोहम झुनझुनवाला वह करेगा, लेकिन आपकी पोती वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अर्नव सूर्यवंशी बहुत नीच है, बहुत बेशर्म है। पहले उसने मुझसे झूठ बोला और अकादमी में प्रवेश किया। इसके बाद वह छात्रावास में छिप गया और चाहे मैंने उसे कितना भी डांटा वह बाहर नहीं आया। एक बार जब मैं चला गया तो उसने आगे बढ़कर अरविंद सक्सेना को मार डाला। वह बेहद भयावह और नीच है, सोहम झुनझुनवाला ने बताया। ओह, क्या ऐसा है? संत दीपक मुंजाल ने भौहें चढ़ाईं। यह जानकारी उन्होंने पहली बार सुनी थी और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाया और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने इस अर्नव सूर्यवंशी के बारे में कहानियां सुनी हैं। अपने शुरुआती वर्षों में वह कविताएं और गीत लिखने में सक्षम था, जिससे उसकी प्रारंभिक बुद्धिमत्ता का पता चलता था। लेकिन यह सोचना कि उसके पास केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, उसके लिए एक अच्छा भविष्य बनाना मुश्किल था और इसीलिए मैंने उसे भर्ती करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह थोड़ा दिलचस्प है। एक क्षण रुककर संत दीपक मुंजाल ने मेज पर दस्तक दी और आदेश दिया, कोई है, वह बक्सा यहां ले आओ। दरवाजे के बाहर खड़े नौकर ने तुरंत उसकी बात मान ली। कुछ ही देर में वह एक बक्सा अंदर ले आया। बक्सा न ज्यादा बड़ा था न ज्यादा छोटा, बस थोड़ा भारी था। नौकर ने उसे दोनों हाथों से उठाया और स्टडी टेबल के पास खड़ा हो गया। दादाजी, ये क्या है? सोहम झुनझुनवाला ने लकड़ी के बक्से को घूरते हुए संदेह से पूछा। आप इसे खोलकर क्यों नहीं देखते? संत दीपक मुंजाल ने आंखें सिकोड़ते हुए जटिल स्वर में कहा। सोहम झुनझुनवाला खड़े हुए लकड़ी के ढक्कन को पलटा और अंदर देखा। तुरंत ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी पुतलियां सिकुड़कर सुई जैसी हो गईं। वह खुद को रोक नहीं पाई और एक कदम पीछे हटकर एक बेकाबू चीख छोड़ दी। उसके हाथ में रखा लकड़ी का ढक्कन भी जमीन पर गिर गया। लकड़ी के ढक्कन के बिना लकड़ी के बक्से के भीतर रखी गई चीज को वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया गया। यह वास्तव में मांस और रक्त का ढेर था। खून से सना मांस साफ तौर पर टुकड़ों में काटकर डिब्बे में डाला गया था। अंदर चटक लाल रंग का खून जमा हो गया था। थोड़ी पीली त्वचा और मांस था, जबकि कुछ लंबी लंबी आंतों के रेशे थे, जिनमें हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले हुए थे, या तो पैरों की हड्डियां या पसलियां। एक कोने में खून के कुंड में 2 उंगलियां और आधा पैर का अंगूठा भी तैर रहा था।
धातु की चादर। सोहम झुनझुनवाला के खूबसूरत चेहरे का रंग बदल गया। जब उसने एक और कदम पीछे लिया, उसका पेट पलट गया, क्योंकि वह लगभग उसी जगह उल्टी करने वाली थी। वह दूसरे दर्जे की संत गुरु थी और पहले भी अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गई थी। इसके बावजूद उसने पहली बार इतना घिनौना और विकृत दृश्य देखा था, जबकि वह पहले भी लोगों की हत्या कर चुकी थी। इस बक्से में मौजूद मांस और खून स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की लाश थी, जिसे टुकड़ों में काटकर उसमें भरा गया था। खून की गंध हवा में फैल गई और तुरंत ही पूरे अध्ययन कक्ष में फैल गई। परिवार के नौकर के दोनों हाथ कांप रहे थे। जब वह बक्सा उठा रहा था, उसका रंग पीला पड़ गया था। हालांकि उसने बक्सा पहले भी देखा था और उल्टी भी की थी, फिर भी उसे अब भी उसे पकड़े हुए घबराहट और घृणा महसूस हो रही थी। अध्ययन कक्ष में मौजूद 3 लोगों में से सिर्फ परिवार के वरिष्ठ संत दीपक मुंजाल ही बेफिक्र थे। उन्होंने एक पल के लिए डिब्बे में रखी चीजों को हल्के से देखा और सोहम झुनझुनवाला से धीरे से कहा, यह डिब्बा वही है जो आज सुबह अर्णव सूर्यवंशी ने हमारे घर के पिछले दरवाजे पर रखा था। क्या यह सचमुच वही है? सोहम झुनझुनवाला बेहद हैरान रह गईं, क्योंकि उनके दिमाग में अर्णव सूर्यवंशी की तस्वीरें उभर आईं। पहली बार उसने अर्णव सूर्यवंशी को सराय में देखा था। उस समय अर्णव सूर्यवंशी खिड़की के पास चुपचाप खाना खा रहा था। उसके चेहरे के भाव बेजान थे और उसकी दोनों आंखें गहरी और उदास थीं। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी त्वचा में एक किशोर जैसा विशेष पीलापन था। वह बिल्कुल सामान्य और शांत युवक लग रहा था। सोचिए, उसने इतना विकृत और पागलपन भरा काम किया था। शुरुआती झटके के बाद वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सोहम झुनझुनवाला चिल्लाया, यह अर्णव सूर्यवंशी बहुत बदमाश है। इसे ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? ऐसा करने की हिम्मत करना हमारे झुनझुनवाला परिवार के लिए एक उकसावा है। मैं अभी इसे यहां लाकर इसके गुनाहों की पूछताछ करूंगा। ये कहकर वह बाहर की ओर चल पड़ी। तुम बदमाश हो, यहीं रुक जाओ। संत दीपक मुंजाल उससे भी अधिक क्रोधित थे। उन्होंने अपने अध्ययन डेस्क पर रखी स्याही की पट्टी उठाई और उसे फेंक दिया। कठोर और भारी स्याही की पट्टी सोहम झुनझुनवाला के कंधे से टकराई और एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गई। दादाजी! सोहम झुनझुनवाला ने उसका कंधा पकड़ लिया और वह घबराकर चिल्लाई। संत दीपक मुंजाल खड़े हो गए। उनकी उंगली अपनी पोती की ओर इशारा कर रही थी और वे बेहद उत्तेजित स्वर में बोले, लगता है इतने सालों की ट्रेनिंग बेकार गई। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। एक छोटे से रैंक 1 के शुरुआती स्तर के संत गुरु के खिलाफ और इतने सारे लोगों को शामिल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि दूसरे पक्ष के हाथों नाक से भी नीचे गिरे। अब जब तुमने अपने गुस्से को काबू में कर लिया है, तो क्या तुम्हें अब भी अर्णव सूर्यवंशी के कृत्य का मतलब समझ नहीं आया? क्या मतलब? सोहम झुनझुनवाला हैरान था। संत दीपक मुंजाल ने व्यंग्य किया, अगर अर्णव सूर्यवंशी को हमें भड़काना होता तो वह इस मामले को तूल दे देते। फिर उन्होंने यह बक्सा सामने वाले दरवाजे पर रखने के बजाय, जहां बहुत से लोग घूम रहे हैं, एकांत पिछले दरवाजे पर क्यों रखा? शायद वो हमसे सुलह करना चाहता है। नहीं, अगर वो सुलह करना चाहता है तो क्या आमने सामने माफी मांगना बेहतर नहीं होगा? वो हमें ये कीमा बनाया हुआ लाश का डिब्बा क्यों भेज रहा है? ये तो उकसावे की बात है, सोहम झुनझुनवाला ने कहा। संत दीपक मुंजाल ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। वो सुलह तो करना चाहता है, लेकिन साथ ही हमें उकसा भी रहा है। पिछले दरवाजे पर लकड़ी का बक्सा रखकर वो सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। लाश को बक्से के अंदर रखना ये उकसावे की बात है। देखो, बूढ़े व्यक्ति ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लकड़ी का बक्सा बड़ा नहीं है और इसमें पूरी लाश नहीं आ सकती, इसलिए अंदर लाश का सिर्फ एक हिस्सा ही हो सकता है। वह हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह इस मामले को तूल नहीं देना चाहता और इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। लेकिन अगर हमारा झुनझुनवाला परिवार इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह लाश के बचे हुए हिस्से को हमारे मुख्य द्वार पर रख देगा, जिससे मामला पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तब तक यह दोनों पक्षों के लिए हार की स्थिति होगी। पूरा परिवार जानता है कि हमारे झुनझुनवाला परिवार ने पहले नियम तोड़े थे और हमारे झुनझुनवाला परिवार के भावी मुखिया के लिए यह उसकी कमजोरी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उसे वास्तव में अपने बड़े भाई के स्नेह
और संरक्षण की आवश्यकता थी।